एक्चुअल में सीट बिल जो है मल्टीनेशनल्स का खेल था। और मैंने शरद पवार जी को जब ये मैंने पत्र लिख दिया, और सोनिया गांधी की जो पत्र मैंने लिखा था उसकी आखिरी लाइन ये थी मेरी, इफ द सीट बिल विल बी पास बाय द पार्लियामेंट इन द करंट फॉर्म देन कांग्रेस पार्टी शुड रेडी टू कमिट सुसाइड। इस देश की सबसे बड़ी मुद्रा ओम प्रकाश जी रोटी है। रोटी का मतलब खाद्यान्न सुरक्षा है, और खाद्यान्न सुरक्षा पर दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों की नजर है भारत की रोटी के ऊपर। वो सिर्फ ये चाहते हैं किसी तरह बीज उनके कब्जे में चला जाए, और बीज उनके कब्जे में चला गया तो किसान हर फसल में बीज खरीदने के लिए मोहताज होगा, मजबूर होगा। उस पर पैसे नहीं है, कर्जा चुकाने को पैसे नहीं है, ब्याज पे ब्याज दे रहा है, ऊपर से जो तुम मरवाओगे उसको तो फिर छोड़ोगे क्या। मैंने कहा मैं कहना नहीं चाहता था ये सब चीजें, लेकिन मुझे कहने में मजबूर कर दिया है सर जोशी जी ने, जो है कि भाई क्यों बार बार जीएम की बात कर रहे हो, ये जीएम जो बर्बादी का इतिहास लिख देगा। मैंने कहा एक उदाहरण है हमारे सामने सन 93 का। ओम प्रकाश जी, शरद पवार जी जिंदा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा ये सीट बिल का क्या चक्कर है, क्या कर दिया है तुमने। मैंने उनसे यही कहा, बड़े भैया ये सीट बिल बनाया किसने। कहने लगे अफसरों ने। मैंने कहा एक और धोखा। मैंने उनसे कहा आपको भी धोखा, अरे देश को भी धोखा, आपको भी धोखा, हमें भी धोखा। कितना धोखा खाएंगे। वो चुप। मंडियों को मोनोपोली होने की वजह से किसानों का शोषण होता है, क्योंकि बाजार पे एक छत्र उनका राज है और वो जो चाहते हैं वैसा करते हैं। और जो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर मार्केट की, वो भी उन्हीं का एक छत्र राज है, मुंबई से चलता। तो ये मोनोपोली तोड़नी पड़ेगी, बाजार खोलना पड़ेगा और रिजर्व प्राइस देना पड़ेगा किसानों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। उस समय उपभोक्ता का कोई शोषण नहीं है, कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी। और जो लोग ये जो सो कॉल्ड अर्थशास्त्री है ना, ये अर्थशास्त्री नहीं है, ये अनर्थशास्त्री है। मेरे हाथ में एक किताब है, इसका शीर्षक है डेवलपमेंट मिसप्लेस्ड। और इस किताब को जो लिखने वाले हैं उनका करीब 40 साल का अनुभव है सिर्फ खेती किसानी का, खेती किसानी की पॉलिटिक्स, किसानों के जो भलाई के लिए काम। और इस किताब में वो सारे किस्से दर्ज हैं जो इन्होंने करवाए हैं, जो इन्होंने अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो भी लड़ाई लड़के काम करवाए हैं, वो सब इस किताब में दर्ज है। और इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं कृष्णवीर चौधरी। और डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी गाजियाबाद में रहते हैं, और लेकिन पूरे देश, पूरी दुनिया में इनका नाम है। कम से कम 4-5 प्रधानमंत्रियों के साथ खेती किसानी को लेकर के काम करने का एक अनुभव है। कांग्रेस में रहे हैं, आजकल बीजेपी में है, लेकिन जो सत्ता वाली पार्टी है उसके साथ रहते हुए भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाना इनकी पहचान है। चाहे कांग्रेस के वक्त की बात हो, चाहे बीजेपी के वक्त की बात हो। तो इसीलिए हम इनको आज अन्न गाथा की ये चौथी कड़ी में कृष्णवीर चौधरी जी को हमने आमंत्रित किया है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस और इसमें बीजेपी दोनों में आप रहे हैं, दोनों पार्टियों में किसानों को लेकर के जो कोई अंतर देखते हैं आप, क्या बड़ा अंतर जो जनता को जानना चाहिए। ओम प्रकाश जी, देखिए सरकार जो चलती है उसको नौकरशाही चलाती है, मेरा अपना अनुभव ये कहता है। सरकार में रह के काम करना लीडरशिप पे निर्भर है कि वो किस तरह से किसानों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। ये उस नेतृत्व पे निर्भर है जो उस दायित्व को निभाता। मैंने सन 87 के पहले किसान आंदोलन से अपने राजनीतिक जीवन, किसान राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जब किसानों का आंदोलन मेरठ में चला, कमिश्नरी के बाहर लाखों किसानों का धरना चला, लंबे समय तक चला। उस समय की परिस्थितियां भिन्न थी और आज की परिस्थितियां भिन्न है। गलतियां उस समय भी की जाती थी और गलतियां अब भी होती हैं, क्योंकि जब काम होता है तो उसमें गलतियां भी होती हैं, लेकिन सुधार समय की आवश्यकता है। ओम प्रकाश जी, मुझे वो घटना याद आती है जब गेट की बात थी। गेट सन 47 से भारत उसका मेंबर था, और जब मोंटेसिंग आलूवालिया ने राजीव गांधी से मिसगाइड करके ये कृषि को शामिल करवा लिया बिना संसद की स्वीकृति के गेट में,
उस बात पर मुझे आपत्ति हुई और मैंने उस आपत्ति को बहुत मजबूत शब्दों में कहा कि ठीक नहीं है, इसका देश के गरीब किसानों पर भारी नुकसान होगा, क्योंकि उस समय के जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव थे वो हमारे हिसाब से ज्यादा थे और हमारे भाव कम थे। तो यही कहा गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे कब्जा कर लेंगे और उसमें कहने वालों में मोंटेक्स गालूवाला की पूरी टीम थी। मैं तमाम लोगों को जानता हूं और वो मेरी कार्यशैली जानते हैं। उन्होंने झूठ बोला और धोखा दिया इस देश के किसानों को ये कहकर कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे कब्जा कर लेंगे। आज बाजार कहां है और भारत का किसान कहां है? ये परिस्थितियां आज सन 88 से लेके आज तक ये बदलाव मैं कह रहा हूं और ये गुमराह करने वाले लोग तब भी सत्ता में थे और वो आज भी सत्ता में उनमें से काफी लोग बैठे हुए हैं। फिर मैं 87 में आपको ले जाता हूं, 88 में जब समझौता 1 जनवरी सन 95 को किया गया, उनको यही नहीं पता था कि यूएस की सब्सिडीज जो है ब्लू बॉक्स है, अंबर बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है, उनको तो बस एक सब्सिडी है जैसे हमारे यहाँ। अब जब वो समय बीत रहा है और आज जब ठोकरें लग रही हैं, आज समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपनी अंबर बॉक्स जो निर्यात की सब्सिडी थी वो ग्रीन बॉक्स में डाइवर्ट कर दी, जो डोमेस्टिक सब्सिडी ब्लू बॉक्स की थी वो उन्होंने ग्रीन बॉक्स में डाइवर्ट कर दी। उनका फार्म बिल आज 20 गुना हो गया है और आप कहते हैं समझौता 1 जनवरी 95 को किया था। गलतियां हमसे क्यों कहाँ हुई? पीरियड सब्सिडी का क्या माना? सन 86-87 को क्या ये अपराध नहीं किया आपने देश के किसानों के साथ? क्या मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री नहीं थे? उनको पता नहीं था? अगर उनको पता था तो ऐसा धोखा कैसे हुआ कि 86-87 को आपने बेस पीरियड मान लिया और समझौता आप करें 1 जनवरी 95 को? मैंने इसलिए कहा कि हमारे साथ गलतियां होती हैं और आज वो एक फिर गलती 2013 में जब बाली में WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई तो उस बैठक के अंदर आनंद शर्मा कॉमर्स मिनिस्टर थे इनके, और इन्होंने समझौते में ये मान लिया कि हमको सब्सिडी के रिड्यूस करने के लिए हमको पीस क्लॉज दे दीजिए, हमको थोड़ा समय दे दीजिए। भीख मांगने गए थे आनंद शर्मा ने पीस क्लॉज लेके कौन सा न्याय किया देश के किसानों के साथ? वो तो अन्याय किया ना। और अगर वो सरकार नहीं बदलती 2014 में तो क्या दुर्गति होती हमारी? तो अब मोदी जी ने उसको नहीं माना ना। फिर एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कांग्रेस की गलती थी, आप बता रहे हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने सलाह दी और कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की, हमारे किसानों के हाथ कटवा दिए इंटरनेशनल फोरम पे WTO में जाकर के। और वो एग्रीकल्चर जो एग्रीमेंट हुआ वो भेदभावपूर्ण है जी। और उसमें मतलब वो स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने साइन किए, कोई परिस्थिति रही साइन होकर। आज जब ये सरकार करती कि हम सबसे ताकतवर सरकार हैं, तो पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, तो अब इस वक्त की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, क्या आपने उससे मांग की कि ये जो WTO में जो हम साइन करके आए थे 95 में, उसको हम बदल दें, कोई संशोधन करवाएं, ताकि जो परेशानियां आती हैं, बार बार ये होता है जब भी MSP की बात होती है तो जो भी कृषि मंत्री होगा वो संसद में बोल देगा कि अब तो WTO में हमारे हाथ बंधे हैं। तो ये जो चक्र है इसका वो टूटे, ये जो दुष्चक्र है उससे बाहर निकले। क्या इस मौजूदा सरकार को आपने कभी राय दी? इसका एकमात्र रास्ता ओम प्रकाश जी कि सरकार को ईमानदारी के साथ इस देश की व्यवस्थाओं को बदलना होगा, सुधारना होगा। आप क्यों सब्सिडी के जो फूड सब्सिडी आप दे रहे हैं इतनी भारी, इस पर क्यों निर्भरता करना चाहते? क्यों नहीं बाजार को आप जो ठीक सुधारना चाहते? आप बाजार खोलिए और आप ये तय करिए कि जो सरकार का घोषित मूल्य होगा हर 6 महीने पर रबी और खरीफ का, वो रिजर्व प्राइस होगा, उससे कम पे इस देश में कहीं कोई नीलामी नहीं होगी, कोई खरीदी नहीं होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होगी। आप किसानों को इंडस्ट्री के साथ जोड़िए, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जोड़िए, उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने दीजिए, खुला
बाजार करना इसलिए मेरा कहना है कि हम बाजार खुला इसलिए करना चाहते हैं कि मुकाबला होगा तो जो मंडियों ने आज तक शोषण किया इस देश के किसानों का, जब किसानों का कच्चा माल आता है तो तमाम इस देश के कमीशन एजेंट्स जो हैं उन सब का कंट्रोलर पॉइंट मुंबई है, और मुंबई से वो सब चीज़ें दाम तय होती है, चाहे दलहन का हो तिलहन का हो। मैं आपको 2 साल के 4 उदाहरण दे देता हूँ। आप ये बताइए कि अब भी 2024 में चने का दाम जब किसान की फसल आई तो 4,000 रुपये क्यों था? 4,000 रुपये क्यों आ गया? इसलिए कि किसान की फसल के आने से 2-3 हफ्ते पहले दाम गिराना शुरू कर दिया और फिर 4,000 रुपये खरीद लिया। मुझे कमेटी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने ये बात कहा कि कृष्णवीर जी आप रिजर्व प्राइस की कहते हैं, आज चने का भाव बाजार में 4,000 रुपये। मैंने कहा संजय अग्रवाल जी आप इंतजार करिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जब किसान का माल गोदामों में चला जाएगा उसके 40 दिन के अंदर बाजार जो है ये 6,000 रुपये पार कर जाएगा। और वही हुआ, वही माल जो किसानों से 4,000 रुपये लिया वो 6,000 रुपये हो गया। दूसरा उदाहरण मैं आपको मूंग की दाल का कहता हूं। एक तरफ आप कहते हैं शॉर्टफॉल है, दूसरी तरफ आप ये बताइए कि 2022 के अंदर किसानों की मूंग की दाल यही हरियाणा के अंदर से लेकर हर जगह क्या दुर्गति हुई। 4,4200 रुपये पर मूंग की दाल जो बेचने किसानों को मजबूर करना पड़ा। सरसों का आप ये बताइए क्या क्या दुर्गति हुई, चाहे भरतपुर की मंडी की बात करें और चाहे हम हरियाणा के बाजार तो बाद में खुलता है, पहले यूपी और राजस्थान का खुलता। आप ये बताइए वहाँ 4,4200 रुपये पे सरसों बेचने के लिए किसानों को पूरी तरह मजबूर किया गया। कहाँ ले जाए किसान अपना माल जब वो होता है? उसके पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है, वो उसकी मजबूरी ये है कि जैसी फसल तय होती है वो तुरंत बाजार में लेके आके खड़ा हो जाता है। इसीलिए मैंने रिजर्व प्राइस की बात। आज ने आपको प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी कमेटी का मेंबर बनाया। आप ये कमेटी को 3 साल हो गए, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। आपने रिजर्व प्राइस का लिखित में दे रखा उनसे। जी हाँ, दे रखा। और हमने नहीं दे रखा, 5 साथियों ने लिख के दिया। 5 साथियों ने लिख के दे, 5 किसानों ने। और उसमें आप नाम बता सकते हैं उन लोगों के कि कौन कौन लोग ने दिया है जी। तो ये मामला अटका कहाँ हुआ? आपने सर प्रकाश भी आज रिजर्व प्राइस की बात कर रहे हैं। आज भारत भूषण त्यागी जिनको पद्मश्री इन्होंने दिया था वो भी रिजर्व प्राइस की बात पर दस्तखत किए हैं। गुणवंत पाटिल है महाराष्ट्र के, उन्होंने रिजर्व प्राइस के ऊपर सिग्नेचर किए हैं। यहाँ तक कि जो प्रमोद चौधरी हैं भारतीय किसान संघ के, उन्होंने उस पत्र पर सिग्नेचर किए हैं और वो पत्र हमने बिल्कुल जो था उनको दिया संजय अग्रवाल की। अपनी क्या और मैं बता दूं आपको, इन्होंने फिर सब कमेटी बनाई और सब कमेटी में मैं भी था, गुणवंत पाटिल थे, नवीन पी सिंह जो सीएसीपी के मेंबर है वो थे, और उसमें भी रिजर्व प्राइस की व्यवस्था के पीपीटी दिखवा लीजिए। उसमें हमने साफ कहा है कि एमएसपी को आप रिजर्व प्राइस में कन्वर्जन कर दीजिए। और उसमें ये जो भावांतर की बात करने वाले लोग हैं ये कितना लुटवाना चाहते हैं देश को। सरकार के टैक्स के पैसे को इन चोरी करने वाले लोगों को जो बाजार का भाव गिरा के और उसको लूटते हैं किसानों को, उस भावांतर को आप क्यों देना चाहते हैं? क्यों नहीं बाजार को ठीक करना चाहते हम? बाजार अगर सुधारेंगे हम तो ना भावांतर देना है, ना किसान का शोषण होगा और न उपभोक्ता की जेब कटेगी। सस्ता खरीदते हैं, उपभोक्ता को कभी सस्ता नहीं दिया आज तक। कौन सा सरसों का तेल सस्ता दे दिया? कौन सा मूंग की दाल सस्ती दे दी? कौन सा चने का बेसन सस्ता दे दिया? कौन सी चने की दाल सस्ती दे दी? और आपने खरीदा, लूटमार किया किसानों के साथ। वो जो गैप है ना एमएसपी और मंडी के भाव का, वो दलालों के द्वारा खाया जा रहा है और उसी पर अंकुश लगाना पड़ेगा यदि ईमानदारी से सरकार कुछ भला करना चाहती है, उपभोक्ता का भी, किसान का भी। किसान इस देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, कंज्यूमर है वो। उसकी जेब में 2 पैसे होते हैं तो पास के कस्बे में जाता है, वहां से वो सब कुछ खरीद के लाता है। ये रिपोर्ट अटक कहाँ गई? आपने जो कहा, अब ये नौकरशाही का आपने ही दे दिया, 3 साल हो गए, है ना? आप बीजेपी में भी हैं, आप सरकार के तमाम लोग आपसे बातचीत करते हैं, राय भी लेते हैं, आप उनको बताते भी हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेट कैसे खेलने लग जाते हैं बीच में कि आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? आखिर इतने पावरफुल हो गए ब्यूरोक्रेट कि आप लोग बात नहीं करवा पा रहे हैं और ब्यूरोक्रेट रोक के बैठे हुए हैं। अगर ब्यूरोक्रेट इतने पावरफुल नहीं होते तो चेयरमैन क्यों बनाया गया? क्यों नहीं किसी किसान को उसका चेयरमैन बनाया गया? पावरफुल
इसलिए है ना कि जब आप पावर ही उनको दे देते हैं, चेयरमैन का मतलब है चेयर उनके हाथ में है और वो करेंगे जो सब इधर उधर की चीजें जैसा उनका मर्जी है। सरकार कर देती, आप ही की बात अगर सरकार मान ले तो काफी हद तक तो समस्या का समाधान हो जाएगा। मान क्यों नहीं रही है नहीं, सरकार? मेरी ना मान ले। हाँ, सरकार देश के गरीब किसानों को शोषण से मुक्ति करवा दे और सरकार ये आवंतर भावांतर की बात करना बंद कर दे। ये भावांतर का उदाहरण हमारे सामने है, हमारा मध्य प्रदेश में दिया था, पैसा भी डकार गए बिचौलिए और आपने क्या कहा कि 10% हम भावांतर देंगे, उन्होंने 30% बाजार से ज्यादा गिरा दिया। आपने कहा हम 200 रुपए देंगे, उन्होंने बाजार 400 रुपए गिरा दिया, उन्होंने 500 रुपए गिरा दिया। ये तो उनकी मर्जी है। तो पैसा भी गया गड्ढे में, उन्हीं चोरों की जेब के लिए गया वो पैसा, और गरीब किसान का शोषण भी हुआ। तो आपको शोषण से मुक्ति दिलवानी है, उपभोक्ता को भी बचाना है, पैसे के दुरुपयोग को भी रोकना है, तो आपको बाजार को सिस्टम में करना पड़ेगा। आयात को टैरिफ से आपको रेगुलेट करके रखना पड़ेगा, जिससे जो रिजर्व प्राइस आप करें उससे कम पर आयात ना हो सके। इतना टैरिफ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और इसमें हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी बाध्यता है किसी भी कंट्री की नहीं है। जो वर्तमान समझौता है उसमें भी टैरिफ रेट जो रेट है और टैरिफ बाउंड जो है उतना हमारे पास है कि हम अपने बाजार को बचा सकते हैं। अभी जो यूएस के साथ डील हो रही है, वो किसी के भी साथ आप डील करें, ये तो आपकी मर्जी है। अगर आप कल वो 0% पर आपको जरूरत है, आप 0% कर दें ड्यूटी, तो आप एक चीज और मैं कहूंगा ओम प्रकाश जी, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास तिलहन की कमी है। मैं 93-94 की बात कर रहा हूं। ये देश लगभग आत्मनिर्भर था, 3 से 4% खाद्य तेलों का शॉर्टफॉल था और उस शॉर्टफॉल को पूरा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसको बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे खाद्य तेलों का आयात बढ़ना शुरू हुआ, आज 65% खाद्य तेलों का आयात हो रहा, और उसमें भी पामोलिन का। क्या पामोलिन दुनिया के विकसित राष्ट्रों में खाने के में काम आता है? क्या यूएस में पामोलिन खाने में काम आता है? उन मशीन के लुब्रिकेशन ऑयल में काम आता है। और हिंदुस्तान के अंदर पामोलिन जो खाने के अंदर पहले साबुन के लिए आता था मलेशिया से और इधर उधर से, और अब जो साबुन के लिए जो आता था वो साबुन का आयात करने के लिए पामोलिन और खिला दिया उसमें। दूसरा पाप ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्यों, किस लिए? व्यापारियों के लिए। अगर किसी को सरसों का तेल खाना है, सरसों का तेल मिलना चाहिए, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। अगर गुजरात में मूंगफली का तेल खाना है तो उसको प्योर मूंगफली का तेल मिलना चाहिए। दक्षिण के अंदर नारियल का तेल खाया जाता, प्योर नारियल का तेल मिलना चाहिए। लेकिन ये जो ब्लेंडिंग करवाई ना मनमोहन सिंह जी, ब्लेंडिंग कर गए, उन्होंने पूरा ब्लेंड कर दिया इस देश में, जो ब्लेंडिंग करके मरवा दिया। वो जो सरसों के खिलाफ एक साजिश हुई थी ना पुरानी, वो इंटरनेशनल साजिश की, वो इंटरनेशनल साजिश थी। जो आरजी मोहन आपने मिक्सिंग की बात बताई, आरजी मोहन तो उस समय बीज ही नहीं पड़ता उसके अंदर, जब सरसों पक के खड़ी होकर खेत में से घर आ जाती है, आरजी मोहन में बीज नहीं पड़ता उस समय, तो कहां से आ गई ये सब? तो साहब आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ये जो 80 के आसपास हम लगभग 3% का डेफिसिट था जी, लगभग 94। हाँ, 80 से 90 के बीच का जो ये कार्यकाल था, इसमें बहुत कम गैप था, लगभग आत्मनिर्भर थे हम। उसके बाद इंपोर्ट वाली पॉलिसी बनी। इंपोर्ट वाली पॉलिसी ऐसी बनी कि आज 60% हम मंगा रहे, 1.5 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट बिल हो गया। अब इस हालात में भी जब हम दलहन और तिलहन में 2 लाख करोड़ रुपए की लगभग चीज मंगा रहे हैं, दलहन तिलहन की, दालें और तेल, खाद्य तेल, आपकी नीति आयोग के मेंबर हैं रमेश चंद, वो इंपोर्ट की वकालत करते हैं। आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट वाली नीति खराब है और हमें बेकार कर रही है, हमारे कृषि को बेकार कर रही है। वो रिपोर्ट तो वापस ले लिया नीति आयोग ने, लेकिन जो ये मानसिकता क्या पहले भी आप देख रहे थे या आज के दौर में ही देख रहे? ये उन्हीं लोगों के लोग है, ये वही लॉबी है सेम। नहीं चारों से हुआ आयात पर निर्भर यही लोग। आपके 40 साल का अशोक गराठी ने मेरे से ये कहा कि आप देश के किसानों को ये कहिए कि गन्ना और धान और गेहूं बोना बंद कर दें, इसमें पानी बहुत लगता है धान और गन्ने में। अरे जिस दिन आप चावल का आयात करना शुरू कर देंगे, अभी तो आज आप निर्यात कर रहे हैं,
जिस दिन आप चीनी का आयात करना शुरू कर देंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि 145 करोड़ की आबादी के लिए कितनी चीनी की जरूरत है। गन्ना बोना बंद करवाने की बात करते हैं। इस तरीके से तो एक कार के बनाने पर कितना पानी लगता है उसकी बात क्यों नहीं करते आप? जिस कार को आप 10 साल के बाद आप घर में बिठा के आप कह रहे हैं स्क्रैप में कटवा दीजिए, ये भी गलत नीतियां हैं। अगर आपकी कार ही नहीं चलती, आप उसका वेरिफिकेशन करवाइए, आप उसका असेसमेंट कराइए कि उसका इंजन ठीक है गलत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अभी कहा कि ये नीति में जो बदलाव होना चाहिए। चीजों को देखिए। आप एक बात बताइए, जब मैं भारतीय गन्ना विकास परिषद का चेयरमैन सन 91 में बनाया गया मई के अंदर, मुझे तो घर से बुला के बनाया गया था, तो मैंने कहा था कि इस देश में 5 करोड़ गन्ना उत्पादक किसान हैं, उनकी बहुत समस्याएं हैं, उनको गन्ना आपूर्ति करने की पर्ची के लिए दर दर भटकना पड़ता है। उसके बाद भुगतान के लिए वो पर्ची एक बियरर चेक जैसे होती है, जिसके हाथ में वो मिल गई वो भुगतान लेके भाग जाता है। तो मैंने कहा कि मैं इसमें कंप्यूटराइजेशन करना चाहता हूँ सप्लाई सिस्टम का। एडवांस में कैलेंडर चार्ट किसान को मिलना चाहिए, उसको पर्ची कंप्यूटर से मिलनी चाहिए, उसका भुगतान बैंक खाते में जाना चाहिए, जिससे कहीं कोई हेरा फेरी किसी तरीके। मनमोहन सिंह सर किसे कौन से थे तब? पीवी नरसिम्हा ला सकता तो क्योंकि उन्होंने मुझे घर से बुलवा के जिम्मेदारी दी और उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया था काम करने के लिए। मैं इस बात को कहते हुए मुझे गर्व होता है कि मैंने उनको जब ये कहा कि इस देश के अंदर जो है पेट्रोलियम का बहुत इंपोर्ट हम कर रहे हैं, अगर हम जो है एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर लें, और हमने देखा है ब्राज़ील पूरी तरीके से जो है उनके पंपिंग सेट, उनके ट्रैक्टर जो है एथेनॉल से चलते हैं, तो हमें भी वो एथेनॉल की ब्लेंडिंग को जो शुरू करना चाहिए। मैंने ये बात 92 में जब भारतीय गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष के नाते कही, तो लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन इस देश के मीडिया ने उस समय बहुत अहम रोल अदा किया और उन्होंने उस बात को, मेरे बड़े बड़े इंटरव्यू जो थे पूरा उसमें था कि भाई गन्ना विकास परिषद के चेयरमैन कह रहे हैं कि गन्ना किसानों की समस्या का समाधान और पेट्रोलियम के इंपोर्ट को कम करने के लिए 20% की एथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है देश के हित में होगी। उस बात को करते करते मुझे 98 तक में आ गया, लड़ते लड़ते। तब भी ये मैंने, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मैंने वाजपेयी जी को एक पत्र लिखा कि मेरे अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पास हुए थे और आज तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग इस देश में नहीं हुई है, आप इसको कृपया देश हित में करें। उन्होंने मेरे पत्र को 18/5/98 का पत्र मेरा उन्होंने फूड मिनिस्ट्री को भेजा, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री उन्हीं के अंडर में आती है। वहाँ से मुझे जवाब आता है कि आप 18/5/98 का अपने पत्र का प्रधानमंत्री की जो संबोधित है उसका संदर्भ लें, और उसके बारे में हमें कहना कि जो वैक्यूम पेन प्रोसेसिंग आपने कहा खांडसारी उद्योग को लागू करने के लिए इजाज़त दिया, वो इजाज़त दे दी गई है। मैंने कहा था। दूसरा मुद्दा आपने एथेनॉल की ब्लेंडिंग का कहा, वो पेट्रोलियम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन कर दिया गया। तब उसके बाद मैंने जो पत्र मुझे मिला, जवाब आया, और मुझे वो उसमें फिर मैंने वाजपेयी जी को लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कमेटी तो मेरी सिफारिश के बाद, ये अध्यक्षता में पेट्रोलियम सेक्रेटरी के बनाई गई थी, उन्होंने सिफारिश कर दी कि 12% टू व्हीलर्स में देहरादून का जो पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है उसमें 12% तक ब्लेंडिंग हो सकती है। आखिर सरकार मैं उन शब्दों को बता दूं जो उस पत्र में लिखे हुए हैं, पत्र की कॉपी मेरे पास है। मैंने कहा था कि सरकार इस भ्रष्ट और निकम्मी नौकरशाही से क्या जानकारी करवाना चाहती है। दुर्भाग्य है देश का कि इतने साल हो गए मुझे लड़ते लड़ते नहीं हो। और उसके बाद जो है वाजपेयी जी ने उस समय के कृषि राज्य मंत्री सोमपाल थे, सोमपाल से कहा कि सोमपाल जी कृष्ण जी को तत्काल बुलाइए, और टाइम तय करके सोमपाल जी ने मुझे फ़ोन करा कि प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं आपको, आपने आप क्या कर दिया पता नहीं कैसे हैं। मैंने कहा चलते हैं। मैं गया, इतना प्यार उन्होंने दिया वाजपेयी जी ने, कहा बैठिए, कृष्ण हैं, वीर भी हैं और चौधरी भी हैं, महाराज ये क्या लिखते हो। मैंने कहा जी मैंने देश के हित में लिखा है, अपना कोई वो नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है नौकरशाही रोड़ा अटकाती है, हर अच्छे काम में रोड़ा क्यों अटकाती है। ये पॉजिटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। मैंने देश में आयात पर जो भारी विदेशी मुद्रा बर्बाद होती है, मैंने उसके समाधान के लिए कहा है। मैंने गन्ना किसानों की दुर्गति होती है, मैंने उनके समाधान के लिए कहा। कहने लगे मैंने पढ़ लिया,
ऐसा करते हैं, अब आप शांत हो जाइए, 5% की ब्लेंडिंग मेरी सरकार करेगी। मैंने कहा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मुझे ऋणी बना लिया। ये 98 में हुआ पर 98 वाजपेयी जी ने उसको 5% की ब्लेंडिंग को 6 साल लग गए आपको समझाते समझाते। अब ऐसे ही होता सरकारों में, 3 साल तो अब हो गए समझाते समझाते रिजर्व प्राइस को। तो उस समय की बात तो और भी, मैं कम उम्र का था, मेरी उम्र भी कम थी उस समय, मैं युवा था। अभी उम्मीद है कि ये जो रिजर्व प्राइस है सरकार कर देगी। सरकार को देश हित में, उपभोक्ता के हित में, गरीब किसान के हित में बाजार खोल देना चाहिए, इस शर्त के साथ तत्काल कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करी थी। कि यहाँ मेरा एक बात मैं कह देता हूँ, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सरकार की खरीदने के लिए है, बाजार के लिए नहीं है। बाजार समर्थन क्यों करेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिजर्व प्राइस करना पड़ेगा बाजार के लिए। बाजार के लिए। आप एमएसपी नहीं कह सकते, अगर आप एमएसपी कहेंगे तो इलीगल हो जाएगा। वो तो कह देंगे जाके अपना सुप्रीम कोर्ट में, आजकल तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लोग, पीआईएल डालेंगे, उनके बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे, कपिल सिब्बल से लेकर पता नहीं कौन कौन आ जाएगा, और वो कहेंगे कि अरे न्यूनतम समर्थन मूल्य तो सन 67 में इंदिरा जी ने किया था, समर्थन मूल्य तो सरकार की खरीदने के लिए, ये कहाँ से आ गया? बाजार ने कोई ठेका ले रखा? तो इसलिए मेरा कहना है कि सरकार को रिजर्व प्राइस अपना घोषित करना पड़ेगा। एक और सुझाव है मेरा, पहला सुझाव कि जो आयोग है ना, कृषि लागत मूल्य आयोग, इसके कोई नाखून दांत तो कुछ इसके हाथ में है नहीं, ये तो वैसे ही है। तो मेरा कहना ये है कि सीएसीपी को आप ऑटोनॉमस बॉडी बनाइए और उसको अधिकार दीजिए, वो मूल्य जो घोषित करेगा, रिजर्व प्राइस जो घोषित करेगा, प्रदेश सरकारों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। ये कृषि प्रदेश सरकारों का विषय है। सीएसीपी को अगर आप अधिकार देंगे तो उसका जिम्मेदारी होगी मूल्य घोषित करना, प्रदेश सरकारों का दायित्व होगा उसको लागू करना, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको लागू करना होगा। ये एससी आयोग है, बाल आयोग है, महिला आयोग है, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं, कहते जेल भेज देंगे अगर नहीं करा तो। ये तो क्यों? इसी तरीके से किसान के गरीब के अधिकार के लिए भी उस आयोग को थोड़ा अधिकार जो है, इतना सब चीजों में बदलाव हो रहा समय के साथ साथ, उनको भी थोड़ा अधिकार दे के खड़ा करें, और जो मूल्य तय करने की व्यवस्था है उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। सीएसीपी को जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किस किस स्टेट के अंदर है वो मंगवानी पड़ेगी। अब जैसे पंजाब में क्या है जी, पंजाब में जी गेहूं का उत्पादन लागत 800 रुपये कुंटल है। महाराष्ट्र में क्या है, वहाँ 2400 2450 रुपये है। मध्य प्रदेश में कुछ है। क्यों है? फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री, तो फिर लगेगा क्या धान में? पानी तो लगता है, और पानी फ्री है, बिजली फ्री है। अलग अलग एमएसपी कर दीजिए हर पंजाब राज्य का। नहीं, ये गलत, अलग अलग कर दीजिए। नहीं हो सकता, संभव नहीं है। नहीं, मिनिमम वेज अलग अलग है हर राज्य का। नहीं, मिनिमम वेज अलग अलग है। इवन मनरेगा सेंटर की स्कीम है, मनरेगा का भी अलग अलग। मेरी बात सुनिए, मेरा तो इसी के साथ अगला सुझाव भी तो सुन लीजिए। हर प्रदेश सरकारों को अपने अपने प्रदेश के अंदर प्राइस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, रिजर्व प्राइस को लागू करने के लिए, वो अपने अपने सब प्रदेश सरकारें आयोग बनाए, अपने अपने। महाराष्ट्र सरकार ने आयोग बना रखा, वो बात अलग है कि वो काम कैसा चल रहा है वहाँ, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि काम वहाँ सबको एमएसपी मिल रहा, लेकिन आयोग बना रखा। अब ये उस व्यक्ति पे निर्भर है जो वहाँ चेयरमैन बना हुआ कि वो क्या करेगा और कैसे करेगा। आपके साथी हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग को करवा के दिखा दिया ना, लड़ते लड़ते। तो मैंने आपके साथी हैं। मैंने ये कहा तो कमेटी को, मैंने ये नहीं कहा साथी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय गन्ने के भुगतान को बैंक से करने की बात कही तो मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा इतने करोड़ किसानों के खाते खुलने में तो दिक्कत हो जाएगी और उसके लिए तो एक्स्ट्रा स्टाफ बैंकों को रखना पड़ेगा, ये तो एक बोझ हो जाएगा। तो मैंने कहा जी ये काम मेरा नहीं है, ये काम आपका भी नहीं है, ये काम बैंकों का है, और बैंक में जब पैसा आएगा और जाएगा तो उनका बिजनेस बढ़ेगा, तो स्टाफ कम रखें ज्यादा रखें, बैंकों का काम है। तो वो तो तब भी आपत्ति उठी थी। ऐसे आपत्ति जब कंप्यूटराइजेशन करा तो कि कंप्यूटर के लिए स्टाफ रखना पड़ेगा, कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे, इसमें तो इतना खर्चा होगा। ये सब चीजें किसानों के लिए ही हैं क्या? बस उद्योगपतियों के लिए तो कोई नहीं कहता कि साहब ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा मत करो वैसा मत करो। यार गरीब के लिए भी तो। और प्रधानमंत्री जो गरीब की बात करते हैं, ये तो बात ही गरीब के भले के लिए। आपने महाराष्ट्र की बात अभी की,
महाराष्ट्र में जो एमएसपी है उसको एक बार कंपलसरी कर दिया गया था कि खरीदना ही है एमएसपी के। 15 दिन में आदेश रोल बैक हो गए, इसलिए हो गया है ना। इसलिए हो गया कि गुजरात पास में है, कर्नाटक साथ में है। तो आप, जब मैंने ये कहा कि आपको देश का रिजर्व प्राइस करना पड़ेगा, जब पूरे देश में रिजर्व प्राइस वो होगा जो सरकार घोषित करेगी, तो कहां जाएंगे? व्यापार करना है ना। नहीं, अगर एक मिनट, उस पे व्यापार सजा कर नहीं है, उस पे सजा नहीं, मानेगा कौन? आर्थिक दंड का प्रावधान मैंने उसमें लिखा है। अच्छा, उसमें 5 लाख रुपए कम से कम आर्थिक दंड का प्रावधान रखा जाए। सजा की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि व्यापार फिर कहेगा लो जी ये तो हमारे दुश्मन है। मैं तो सबका दुश्मन लगता हूँ, दिक्कत तो यही है। तो मेरा कहना यह है कि 5 लाख रुपए मिनिमम आर्थिक दंड का प्रावधान रखिए, जिससे आदमी चोरी करते हो सोचे यार क्या 1 लाख रुपए की चोरी करनी है, 5 लाख देने पड़ेंगे पकड़े गए तो इसलिए आर्थिक दंड का प्रावधान रखना पड़ेगा। अच्छा चौधरी साहब, ये तो यूथ की बात रही हो कैसे प्रोसेसिंग में जाए। जी एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, कैपिटल गेन टैक्स लगता था, जी जो बहुत सारे हमारे दोस्त नहीं जानते होंगे। हाँ जी मुझे भी बहुत बाद में जानकारी इसकी हुई जी जी कि जो किसानों की जमीन का अधिग्रहण होता था, हाँ जी उस जमीन के अधिग्रहण के बदले जो सरकार पैसा देती थी उस पे कैपिटल गेन टैक्स लगता था। और ये लगा किसमें? एनडीए की सरकार में, जी जब वित्त मंत्री थे हमारे यशवंत सिन्हा, जो आजकल किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रेम दिखाने का हाँ, को एक वो कर रहे हैं। जब सड़क पे आ जाते हैं ना तभी प्रेम उमड़ता है। तो किसानों के प्रति आजकल प्रेम उनका उमड़ रहा, हाँ जी, लेकिन उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स लगाया था। आप ये बताएं। आपने उसको कैसे रिमूव करवाया? क्या कहानी उसकी पूरी है कि ये इतना बड़ा एक इतना खतरनाक एक चीज थी कि किसान की जमीन ले ली, उस पे जो पैसा मिला उसको उस पे भी 30% आपने काट लिया। जी, कैसे इसको वापस कराया आपने? जब यूपीए उनकी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक सबसे पहला काम करा, और वो तारीख है 28 जून 2004, क्योंकि ये सब पीएमओ में रिकॉर्ड में मिल जाएगा। उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया और उन्होंने हर प्रदेश से एक एक नेता को बुलवाया। यशवंत सिन्हा नहीं, मनमोहन सिंह। यशवंत सिन्हा जी तो अपना काम कर गए। यशवंत सिन्हा जी तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। हाँ, जिनकी दादालाई जमीन थी उसको आप अधिग्रहण कर रहे हैं सरकार की योजनाओं के लिए, उस पर 20% कैपिटल गेन टैक्स। और अगर गर्ची से ओम प्रकाश जी ने अपने पिताजी से कही जमीन खरीद लो, पड़ोस में बिक्री है, मैं यह नौकरी कर रहा हूँ, थोड़े पैसे में दे दूंगा, और पिताजी ने जमीन खरीद ली तो और वो एक्वायर होने लगी सरकार की योजना को, तो उस पर 30% कैपिटल गेन टैक्स। देखिए कितना बड़ा अर्थशास्त्र उनका था। उन्होंने एक हाथ से दो, इस हाथ से मुआवजा दो, जमीन ले लो और फिर कहो अरे आप कैपिटल गेन टैक्स जमा करिए। मेरे पास फरीदाबाद से करीब 200 लोग मिलने के लिए आए, सारे लीडर थे, उनके सारे बैंकों के खाते सील थे, सबके बैंक खाते सील कर दिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कहा कि कैपिटल गेन टैक्स जमा करिए, नहीं करेंगे तो ये सब पैसा जब्त। अब वो मेरे पास आए, मैंने कहा मैं क्या करूं यार, ये तो सरकार भी नई बनी है और इसके तो प्रधानमंत्री बड़े अर्थशास्त्री हैं, इनसे तो पहले ही मेरा झगड़ा होता रहा सन 91 से 95 तक। आज पुराना संबंध है, पुरानी दोस्ती है, आज फिर रिन्यूअल होगी। तो 28 जून 2004 को मुझे ऐसे नहीं बुलाया। उस बैठक में सब लोग बुलाए थे क्योंकि कृषि मंत्री सब बाहर थे, उसमें कृष्णबीर चौधरी को नहीं बुलाया। तो आज मुझे अपने उस मित्र का नाम याद आ रहा है। सोनिया गांधी के यहाँ AB बर्धन जी और अतुल अंजान दोनों गए थे, मनमोहन सिंह जी भी थे और सोनिया गांधी भी थी, उनके घर पर बैठक थी और ये था कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, सरकार कैसे काम करेगी। जब वो चलने लगे तो अतुल अंजान ने कहा अरे सोनिया जी, वो मनमोहन सिंह जी ने किसानों के लिए बैठक बुलाई है, तो वो उस बैठक का मतलब क्या है? देखिए कैसे शब्द थे उसके, अतुल अंजान के। आज वो इस दुनिया में नहीं गए। ऐसी बैठक का क्या बताए जिसमें कृष्णबीर चौधरी ना हो, जो थिंक टैंक है इस देश का। अब इतना सुनते मनमोहन सिंह जी तो वो एकदम सन्न में रह गए, वो तो वैसे ही रबर स्टैम्प थे बेचारे। तो मैडम वो ना वो अभी वो कृषि मंत्रालय ने जो है
सबको निमंत्रण भेजे थे, ये मैं अभी भिजवाता हूँ। उसी दिन 4 बजे मुझे फोन आता है उस समय की सेक्रेटरी राधा सिंह, क्योंकि वो राजनाथ जी थे कृषि मंत्री, तो उस समय सेक्रेटरी राधा सिंह थी, सरकार बदलने के बाद भी राधा सिंह सेक्रेटरी थी। राधा सिंह का फोन आया और कहा, कृष्णवीर जी मैं राधा सिंह बोल रही हूँ, आपका फैक्स नंबर क्या है, मुझे फैक्स नंबर दे दीजिए। तो मैंने मजाक में उनसे कहा, आज राधा को कृष्ण की कैसे याद आ गई, फैक्स नंबर क्यों चाहिए? कहने लगी मजाक मत करिए, नौकरी पे बीत रही है। मैंने कहा अरे जल्दी करो, जिस नंबर पे आप बात कर रही हैं यही फैक्स नंबर है, ए मैं रख रहा हूं, हाफ फैक्स भेज दीजिए, मैं पढ़ लूंगा क्या। मैंने रख दिया, 5 मिनट में फैक्स आ गया। उन्होंने खुद फैक्स किया, देखिए सेक्रेटरी ने अपने फैक्स से खुद अपने हाथ से फैक्स किया, पीएस से नहीं कहा, क्योंकि ये भी तो बेइज्जती है कि साला अब पता नहीं क्या बबाल, कौन सी डांट पड़ी है जो ये सब वो करना पड़ रहा है कि। तो फैक्स आ गया, फिर मेरे से फिर कौन आया कि फैक्स आ गया, मैंने कहा आ गया। देख लिया, मैंने कहा देख लिया। अरे मैंने कहा तो मीटिंग तो अभी है 28 तारीख को ही, तो इसकी तो तैयारी करनी पड़ेगी। वह हम कैसे करें, हमें तो तुमने पहले बताया नहीं, आज आप क्यों बुला रहे हो 2 दिन पहले। कहने लगे आपके पास सब कुछ है। मैंने कहा अब देखो मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो सरकार में थोड़ा हूँ, मैं तो सड़क पर हूँ। कहने लगी मैं अपना स्टेनो भेज देती हूँ, आप उसे डिक्टेशन दे दो, वो सब तो कर देगा। मैंने कहा फिर आप मत भेजिए, ला आपने कह दिया इतने बहुत है, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, मैं कर लूँ। और मैंने अपना जो बिंदु थे वो सारे बिंदु 3 पेज में तैयार करके दे दिए। इसमें पहला पॉइंट एमएसपी था, जैविक कृषि भी था, और जीएम से किस तरीके से बर्बादी होगी इस देश के बीजों की, और किस तरीके से देश की खाद्यान्न सुरक्षा इन दुनिया के 5 बड़ी कंपनियों के कब्जे में चली जाएगी। अरे बीज तो पहली आवश्यकता है, जिसके कब्जे में बीज उसके कब्जे में रोटी, तो बीज हम नहीं कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन से बीज खत्म हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, हम नहीं होने देंगे। वो सारे बिंदु इसमें, लास्ट का बिंदु है कैपिटल गेन टैक्स, उसमें लिखा हुआ। लास्ट का इसलिए है कि वो लास्ट का हाथ से उन्हीं जाके लिखा था, पहले नहीं था। हरियाणा के किसान गए बलराम जाखड़ के पास, ओम प्रकाश जी उनके घर गए, उन्होंने सोचा आज तो मनमोहन सिंह बैठक कर रहा, बलराम जी तो कर ही देंगे आज खा। वो उनके घर पे गए, वो वहाँ रहते थे नॉर्थ एवेन्यू में। कहने लगे अब वो बैठक है और किसानों की, और आज हमारे कैपिटल गेन टैक्स जो आज इस मामले को निपटवा दीजिए। वो कहने लगे मैं नहीं जा रहा, मुझे ना बुलाया। वो कृष्णवीर जी गए, उनको पकड़ो जल्दी, वो वहीं अभी पहुंचने वाले हैं, 12 बजे से मीटिंग है और तुम 11 बजे मेरे पास हो, भाग के जाओ जल्दी। वो उनके घर से निकल के अब पीएमओ के बाहर सड़क की पटरी में बेचारे दूसरी तरफ जो है वहाँ रेस कोर्स की तरफ के वहाँ खड़े हो गए, और 4 गाड़ियों में वो आए थे, और किसान आदमी थे सारे। अब उन्होंने सोचा पता नहीं ये क्या बवाल करने आ गए। रिसेप्शन पहले उर्ली तरफ ही था, वो वहाँ से एसपीजी वाले गए कि भाई तुम चौधरी हो, तुम यहाँ कैसे खड़े हो, कहाँ से आए? नो हरियाणा गाड़ियों के नंबर है, हम फरीदाबाद से आए, बहादुरगढ़ से आए, पलवल से आए, होडल से आए। वो कह रहे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कहने लगे कृष्णवीर चौधरी आ रहे हैं, उनसे मिलने आए। कहने अच्छा अच्छा, इधर मत आना, जब जब वो आ जाए तभी आना। मैं गया, राधा सिंह वहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि उसने कह दिया था मुझे कि साहब आपका पास वास सिक्योरिटी रीजन से, मैं खुद ही वहाँ मिलूंगी आपको। मैंने कहा और जो आएंगे उनके लिए कोई नहीं, मेरे लिए तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तो खैर वो बेचारी मिली, ये उसकी शराफत थी। और वे किसान भी तुरंत, मेरे भाई जो है सारे आ गए। मैंने उसे कहने लगा आज तो हमारा काम करवा दो। मैं क्या करा दूं? कहने लगा आज तो इस टैक्स से मुक्ति करवा दो, बस भाई ये सब कुछ है, और नहीं तो हम तो बर्बाद हैं, लूट पिट के जमीन भी गई और पैसा दिए और खाते सील हैं, और हम तो जमीन खरीदने के चक्कर में घूम रहे जगह जगह, और खाता सील हो रहे। मेरे दिमाग में ओम प्रकाश जी वहाँ ये आया कि यार ये मेरी फाइल में तो लिखा हुआ नहीं, और उन्होंने अपने सारा फोल्डर दे दिया मेरे हाथ में, मैं लेके। और इसके बाद मीटिंग हो गई। मैंने ओपन मीटिंग में नहीं कहा, सुन लीजिए मेरी बात, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर ओपन सबके बीच में कहूंगा तो बात खराब हो जाएगी। आज मैं अपनी ताकत को अकेली भी आजमा के देख लूं प्यार से कि भाई हमारा कुछ सम्मान वम्मान है या नहीं है, या वैसे ही कहने कोई थिंक टैंक है, हवाबाजी मार रहे हैं कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, क्या पता लगे इनका नेता आदमी है। तो वो जो है मैंने सब कुछ
अब वो एक दिन, उस दिन तो एक बड़ी घटना है, कहने लगे कृष्णबीर जी से शुरू करते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा जी आज मैं सबसे बाद में बुलाया गया हूं, सबसे बाद में बोलूंगा। और मैंने कहा मेरे पास में अतुल अंजार बैठे हैं, इनसे शुरू कर दो, लेफ्ट से ही। वह उनसे शुरू करवा दिया। आखिर में मेरे पास आए एक दिन पहले पृथ्वीराज चौहान जो है, उनका राज्य मंत्री था, संडे का दिन था, छुट्टी का। उसका फोन आया मेरे पास, भैया पृथ्वीराज बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बता भैया क्या बात है, तू तो यार मंत्री है, मजे ले रहा हो क्या? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, काम की बात करो। मैंने क्या काम है? मेरे से काम? और इसीलिए तो फोन कर रहा हूँ। मैंने कहा यार, कहने लगा कि वो सर ने कहा है। सर ने कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ। मैं क्या कहा कि वो ना 5-7 मिनट में ही थोड़ा सा ब्रीफ में कर देना, और 1-2 पेज का नोट जो है वो आप बना लेना। तो मैंने कहा अगर तीसरा पेज हुआ तो मनमोहन सिंह है, वो तो पढ़ेंगे नहीं, वो तो 2 ही पेज में रह जाएंगे। और मैंने तो जो नोट बनाया 3 पेज में। कहने आप कैसी बात कर रहे हो, मजाक मत करो, सब पढ़ा जाएगा, सब कुछ होगा। मैं ठीक है। कहने ना प्यार से कर देना, थोड़ा गुस्सा उस्सा मत करना। मतलब समझाने के लिए फोन कराया था, मीटिंग से पहले संडे को दोपहर को। तो मैंने कहा नहीं करने के यार, हमें तो अपना काम से मतलब है, हम काहे का गुस्सा करेंगे, काहे का वो करेंगे, हम तो वैसे ही है। कहने नहीं ठीक है। अब जब गए और सब कुछ हो गया, तो जब वो सबसे मिलते आ रहे थे, तब मैंने उनसे कहा, वो जीवन का बड़ा अनुभव है मेरा, मैंने उनसे कहा मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। सबसे मिलते आ रहे थे, मेरे पास आके खड़े हुए, मैं मुझे अलग बात करनी है। मैं उन्हें, वो मुझे अलग ले गए, 10-12 कदम अलग ले गए। उनका पीएस नायर था उस समय, नायर उनके साथ। तो मैंने कहा, मैंने कहा मुझे आपसे 2 बात करनी है। सबके बीच में नहीं कर सकता था, क्योंकि हो सकता था वो खराब हो जाती, मेरी भी खराब हो जाती और आपकी भी खराब हो जाती, तो दिक्कत हो जाती। मैंने कहा आपके पिताजी आपको कुछ जमीन छोड़ के गए, और वो हाँ सरकार ने अधिग्रहण कर ली, तो आपको मुआवजा तो मिलेगा ही। तो गर्दन हिलाई। हाँ। तो और मैंने कहा फिर आपसे कहे कैपिटल गेन टैक्स, तो आपने कौन सा व्यापार कर दिया उस जमीन में? उन्होंने अधिग्रहण करी, आपको मुआवजा दिया, बात खत्म हो गई। तो ये कैपिटल गेन टैक्स की बात कहां से आ गई? नहीं नहीं। मैंने कहा तो ये लो। मैंने वो हरियाणा वाला पूरा कच्चा चिट्ठा पकड़ा दिया। मैंने उनको कहा चिट्ठा पूरा बंडल, मैं कहते ये लो और ऐसा करो। वे अभी जब मैं आया था तो रिसेप्शन के बाहर सड़क की दूसरी पटरी में वो 15-20 लोग थे, और सारे इसीलिए आए थे मेरे से मिलने, मेरी इज्जत रखती हो। मैंने उनसे कहा मैंने अपने लिए आज तक नहीं मांगा, मेरी इज्जत रखते रहा आज, इससे मैं मुंह दिखाने लायक रह जाऊं किसानों के बीच में। वो मूवमेंट जीवन का मैं इसलिए नहीं भूल सकता कि मनमोहन सिंह ने तुरंत एकदम वो बंडल हाथ में लेती, नायर इधर आइए। नायर बहुत प्यार से, नायर है, इसको आज ही एफएम को भेजना, चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर, आज ही एफएम को भेजना, मेरी बात करा देना, उनको कहना कि इसे अभी बजट में जो बजट करना आया था सरकार, उसमें विड्रॉ करना, कैपिटल गेन टैक्स खत्म करना। वही डिसीजन जिंदगी में मुश्किल से 3 मिनट लगी होंगी या 4 मिनट मुश्किल से, वो याद रहेगा, क्योंकि वो हाथ के हाथ निर्णय प्रधानमंत्री का लेना और ये कहना कि एफएम से मेरी बात करा देना, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मेरी उनके बारे में रीडिंग बहुत दूसरे किस्म की रही पहली, लेकिन उस दिन मेरी भी रीडिंग जो बदल गई। पहले क्या धारणा रखते थे? पहले ये रखते थे कि ये बलराम जी, ये कृष्णवीर जी, वो आप हर बार बजट में, प्री बजट की बैठक में भेज देते हो, ये जो है मेरे से जो है कभी कहते हैं ये करना, कभी कहते हैं वो करना, ये तो आप अकेले आ जाया करो, वही बहुत है कि बताओ। ये यहाँ के जो है ना, ये कुछ ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे, मैं बोलता भी नहीं हूँ, बस सुनता ही सुनता हूँ। हाँ, उसी सुनने में 5 साल वो वित्त मंत्री रहे, 5 साल मुझे प्री बजट में बुलाते थे, 5 साल बुलाया, इसलिए बुला के नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वो मुझे पसंद करते थे इसलिए बुला। एक बार उन्होंने क्या करा,
चौथे साल, 3 साल का चौथे साल, जब प्री बजट की मीटिंग हो गई, तीसरे साल के बाद की बात है शायद, मुझे एक चिट्ठी आई कि आपको पब्लिक सेक्टर बैंक का डायरेक्टर नॉमिनेट करने का डिसीजन दिया गया, और वो वित्त राज्य मंत्री की चिट्ठी थी, और आप अपना जो सास का परफॉर्मा है इसे भर के और वापस जमा करा दें। मैंने कहा अच्छा, रिश्वत दी जा रही है? मैंने कहा ये तो मुंह बंद करने का मामला है भैया, ये तो मुझे नहीं बनना कि बैंक का डायरेक्टर। वो चिट्ठी होगी वित्त मंत्रालय के पास, आज भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। 93 की बात है, 94 की बात है। तो मैंने कहा मुझे नहीं कोई बैंक का डायरेक्टर बनना, मैं तो वैसे ही सुन लिया करो, मेरा तो ये किसानों काम कर दो, यही बहुत है। मेरा तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो जाए, ये कंप्यूटराइजेशन हो जाए, बैंक का भुगतान हो जाए, तो मैं तो डायरेक्टर का क्या, चेयरमैन हो गया बैंक का, किसी का पब्लिक सेक्टर का, ये इतनी बात है। तो उदाहरण और अनुभव दोनों चीजों को मेरी दिखाओ। ये सोनिया गांधी जी को उन्होंने, अतुल अंजान जी ने बोला, सोनिया जी ने इसके बाद इन्हें सेट किया और आपका ये काम हो गया जी वहां से कहानी बनी। जी एक कहानी और भी है जो सोनिया जी से जुड़ी हुई है, वो जो सीड बिल का है, जी तो उसमें कैसे इसको वापस करवाया आपने? लेटर भी उनका, सोनिया जी का, इसमें लगाया हुआ आपने। मेरे लेटर की डेट भी देख लीजिए, हाँ, और वो उनके लेटर की उन्होंने डेट जो देख सोनिया लीजिए। जी ने लिखा आपको, वो लेटर है इसमें। ये 1 हफ्ते के अंदर ही जवाब है। हाँ, मेरे पत्र की ये तारीख, सीड बिल में था क्या और क्यों आप वापस कराना चाहते थे, कैसे वापस हुआ ये? एक्चुअल में सीट बिल जो है मल्टीनेशनल्स का खेल था, हम्म, और मैंने शरद पवार जी को जब ये मैंने पत्र लिख दिया, और सोनिया गांधी की जो पत्र मैंने लिखा था उसकी आखिरी लाइन ये थी मेरी, हम्म, इफ द सीट बिल विल बी पास बाय द पार्लियामेंट इन द करंट फॉर्म, देन कांग्रेस पार्टी शुड रेडी टू कमिट सुसाइड। ये शब्द था मेरा लास्ट। और इसके बाद वह हंगामा हो गया, उन्होंने तुरंत जो है शरद पवार को भेजा। शरद पवार ने वो उनके MK सिंह था ना, वो APS कौन सा था, उसने मुझे फ़ोन करा, साहब याद कर रहे हैं, अरे भैया हमने थोड़ी कहा साहब से मिलने को, तो हमें क्यों बुला रहे हो, उल्टी गंगा क्यों बहने लगी है कि अब मंत्री हमें बुला रहा, यार ये क्या। कहने लगे कि बड़े लोगों का मामला, मैंने पढ़ता इसे कर, मैं नौकरी कर ले। तो मैं गया शरद पवार जी के बाद, मैं समझ गया कि मामला सीट बिल है। तो कमलनाथ जी ने बयान दिया था कि इंडिया एग्रीकल्चर पर कंप्रोमाइज कर सकता है यदि एम्प्लॉयमेंट पर जो है ये WTO में एग्री कर जाए। तो मैं वही कोट जो है 2 लाइन का, वो हाथ से लिखे कैपिटल में ले गया था, और मैंने शरद पवार जी को कहा जाती, मैंने देखना बड़े भैया ये क्या लिख रहा है, ये कमलनाथ जी ने कहा। उन्होंने लेके पढ़ा, मुझे वापस कर दिया, कहने अरे ये सब पॉलिटिकल बात है, तुम छोड़ो, ये कुछ होना आना नहीं है, एग्रीकल्चर पर कंप्रोमाइज नहीं होने का। मैंने कहा ठीक है। कहने लगा वो काम की बात करनी है। मैंने कहा ओम प्रकाश जी, शरद पवार जी जिंदा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा ये सीट बिल का क्या चक्कर है, क्या कर दिया है तुमने। मैंने कहा, मैंने उनसे यही कहा, बड़े भैया ये सीट बिल बनाया किसने। कहने लगे अफसरों ने। मैंने कहा एक और धोखा। मैंने उनसे कहा आपको भी धोखा, अरे देश को भी धोखा, आपको भी धोखा, हमें भी धोखा, कितना धोखा खाएंगे। वो चुप। क्या मतलब। मैंने कहा सीड बिल बनाया कारगिल कंपनी ने, और जहां जहां इंडिया भरा जाना था CD में, वो फिल इन द ब्लैंक्स के साथ आया, और यहां डाउनलोड हुई CD, और वो उसमें इंडिया 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 लिखा गया, आपके साइन हुए हैं, और आपने पार्लियामेंट में रख दिया। अब मैं क्या करूं उसमें, मैं कहाँ से आ गया इसमें बीच में। कहने तो वो ऐसा है, वो यादव जी से मिले वेब को चक्कर में, अभी तो इन्होंने बुलाया, आप कह रहे यादव जी से मिले। मैंने कहा यादव जी कौन। कहने लगे प्रोफेसर राम गोपाल यादव। मैंने कहा वो क्या करेंगे, मंत्री आप हैं। कहने लगे वो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो एग्रीकल्चर की, वो सीट बिल को एग्जामिन कर रहे हैं, उन्होंने आपको बुलाया। वो मुझे क्यों बुलाएंगे, मेरा उनसे क्या लेना देना। कहने नहीं नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ। उन्होंने फ़ोन करा उनको, उन्होंने कहा मैं तो सारी मीटिंग कर ली, और आखिरी बैठक जो है मेरी वो कारपोरेट के साथ है। उन्होंने कारपोरेट के साथ है, बाद में देखियो, पहले इस बीमारी को देखो, ये जो कृष्णबीर चौधरी बीमारी है, ये तो बहुत खतरनाक वायरस है, इस वायरस से मेरा पीछा छुड़ाओ। अच्छा, अब मुझे आया फोन, वहाँ एक नरेंद्र किंग थे डायरेक्टर, मुझे याद है। उसने कहा अरे चौधरी साहब बधाई हो,
अरे स्पेशल बैठक में बुलाया जा रहा, 2 घंटे आपके लिए रखे गए हैं। मैंने कहा पहले बहुत लोग बुला लिए, मुझे अब बुला रहे हो और फिर बधाई भी दे रहे हो। कहने लगे सुनो तो सही, मंत्री का फोन आया, इसे बता। मैं गया ओम प्रकाश, उस 2 घंटे की बैठक में जो मेरा टाइम था 10 से 12 तक का, मैंने सारी चीज करी। उसमें शरद जोशी भी था। अच्छा, थे तब? हाँ, उसमें हरीश रावत भी था, उसमें ये इनका बेटा भी था हुडा का, दीपेंद्र हुडा। दीपेंद्र हुडा भी था उसमें। वो थी ना, नहीं, भूपेंद्र हुडा होंगे तब। नहीं भूपेंद्र हुडा नहीं थे, तब दीपेंद्र हुडा थे। दीपेंद्र हुडा था, यंग था पहली बार उसमें वो भी थी नजमा अब्दुल्ला नहीं, वो दूसरे वाली थी ना मेरठ से जो सांसद रही थी, मंत्री बनी, बहुत बहुत अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा नेता, मोहसिना किदोई। मोहसिना। उसमें मोहसिना किदोई भी थी। और है क्या कि मुझे बाद में पता लगा, हरीश रावत को बुला के सोनिया गांधी ने कहा, यहां मुझे याद आती है बातों को कि हरीश रावत के बेटे का एक्सीडेंट होता है, उसकी डेथ हो जाती है। मैं और अतुल अंजान दोनों दुख व्यक्त करने गए थे उसके पास। उस समय भी उसने मुझे कहा, जब चलने लगे कि 1 मिनट आपसे बात करते हैं। वह उस हालात में जब बेटे की दुख व्यक्त करने गए थे हम एक्सीडेंट पर, डेथ में, कहने लगे मैडम ने कहा कि कृष्णवीर चौधरी की राय कांग्रेस पार्टी की राय होगी सीट बिल पर। अब ये शब्द कहना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और अब मैं जो बोला हूं, शरद जोशी भी कहने लगे मैंने गेहूं के पेटेंट का केस लड़ा था यूरोपियन पेटेंट ऑफिस म्यूनिक में, जो है वहाँ हमारा एक वो नाफाल प्रजाति का गेहूं है, तराई के एरिया पे, नेपाल है तो नाफाल कहने लगे थे उधर। तो उसका एक प्रोटीन जीन ले गए और उसे चुरा के और उसे पेटेंट करा लिया वो अमेरिका में कि इसका बेकिंग की एक्टिव प्रॉपर्टीज हैं और ये बेक होके ऐसा होता, कुरकुरापन होता। हमने कहा साला इनके बाप का पेटेंट होगा, रोटी हमारे घर, गेहूं हमारा, आटा हमारा, रोटी हमारी, ब्रेड हमारा, सब कुछ हमारा, इनका पेटेंट क्या मतलब है। खैर मैंने वहाँ 1-2 लोगों से, समझदार लोगों से बात करी, भाई हम तो सीधे साधे आदमी हैं, थोड़े समझदार भी लोग चाहिए। तो पेटेंट पर मैंने बात करी। क्रिस्टोफ थेन जर्मनी से पेटेंट पर बड़ा काम करने वाला साइंटिस्ट था और नॉलेजेबल आदमी था, बाद में जज भी हो गया जूरी में। तो मैंने उनसे कहा क्रिस्टोफ थेन, या प्लीज यू सपोर्ट अस ऑल वीट पेटेंट केस। तो उसने कहा ठीक है, आई विल सपोर्ट। जर्मन के लोग में मेरा अनुभव यह है कि वो सीधे हैं, इंग्लैंड के मुकाबले पे बहुत सीधे लोग हैं, और अगर उन्होंने वर्ड ऑफ ऑनर दे दिया तो दे दिया। क्रिस्टोफ थेन ने मेरी मदद करी उस मामले में बहुत। वंदा सिवा भी उस समय साथ थे। तो हमने वो केस जो है वो लड़ा, वहाँ हमने पेटेंट के खिलाफ आपत्ति दर्ज करी वहाँ, और इतने पैर बर्फ में हमारे जो है और पजामा भी भीग रहा, जूते भी भीग रहे। तो वहाँ गए, वो आए, बाहर आए अपने गेट तक, और उन्होंने हमें रिसीव किया, उन्होंने हमसे वो ज्ञापन लिया और उन्होंने कहा ठीक है, आपकी अपील जो है हम इसे कंसीडर करें। वो पहला पेटेंट था जो 9 महीने के अंदर रिवोक हो गया। और वो अमित अग्रवाल जो उस समय डिप्टी सेक्रेटरी था मनमोहन सिंह जी का, उसका पत्र इसमें है जिसने लिखा कि आपने पेटेंट का जो वो था वो हुआ, विड्रॉ हुआ 9 महीने के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे डायरेक्ट किया, ये सब इसमें है, वो लेटर इसमें तो बुक में छिपा। तो वो विजय। अब हमने सीड बिल में जो है वो एक उदाहरण इसलिए दिया कि शरद जोशी ने मुझे कहा, प्रोसीडिंग्स जब चल रही थी, उसने कहा कि देश के गेहूं के किसानों को आपका आभारी होना चाहिए कि आपने गेहूं के पेटेंट की लड़ाई जीती है। और उसने कहा कि आपको देश और दुनिया में आपका बड़ा नाम है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ आए हैं, ये है वो है। शरद जोशी ने ये सब चीज़ें कही। तो है क्या कि शरद जोशी जो है, जो भी जाता था उसमें विटनेस के लिए स्टैंडिंग कमेटी में, सबको तुम्हें ये नहीं है और तुम्हें वो नहीं और तुम्हें क्या पता रहे थे, ये सब करते थे। अब जब मैं गया तो वो किस तरीके से बात करे, क्या करे, तो वो बीच बीच में जो है आपको यहाँ विरोध करने, आप तो अब उसमें उसने कहा आप तो सरकार के अंदर के आदमी हैं, आपको सरकार में बात करनी चाहिए, आपकी रूलिंग पार्टी है और आप यहाँ विरोध कर रहे हैं सीट बिल का, और आपकी पार्टी की सरकार वो करे, आप तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। उसने जो है 10 चीज़ें उसने मेरे ऊपर ही करने लगा वो जो है। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा बात ऐसी, मैं यहाँ किसानों की नुमाइंदगी करने आया हूँ,
मैं कांग्रेस का वो नहीं करने आया, ना मैं सरकार का करने आया। मैं तो यहाँ कृषक समाज के अध्यक्ष के नाते बुलाया गया हूँ, उसी नाते बात कर रहा हूँ। मेरा कर्म और धर्म देश के किसानों की हितों की रक्षा करना है, और मैं उस बात को कहने आया हूँ। अब मैंने जो है सब कुछ कह दिया, तो वो जो है फिर कहने लगे कि ये है वो है। फिर वो कहने लगे साहब ये बात है वो बात है। तो उस पर जो है जब मैंने पहला पार्ट पूरा कर दिया तो दीपेंद्र हुडा बोला उस पर। उसने कहा कि सर मुझे एक आप मैं नया हूं, लेकिन मुझे एक आपत्ति है कि जो विटनेस हैं आज उन पर पार्टी का आरोप लगाया गया। तो ये स्टैंडिंग कमेटी में पार्टी का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, मेरा ये निवेदन है। तो हरीश रावत ने कहा कि मैं दीपेंद्र की बात से सहमत हूँ, ये पार्टी की बात नहीं है, यह सब एक है और ये मल्टी पार्टी होती है स्टैंडिंग कमेटी, इसे पार्टी की बात ना करें। खैर मैंने दोबारा, उन्होंने कहा कि मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा कि जिस तरीके से कनाडा के सस्कातून की एग्जाम्पल हमारे सामने है, वहाँ का मेयर पर्सी स्माइजर, वहाँ का सांसद पर्सी स्माइजर जो मेयर भी रहा और सांसद भी रहा, उसका किस तरीके से कैनोला का सीड जो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ मॉन्सेंटो के बीच से, और उसके खिलाफ केस दायर किया गया और वह उसके खिलाफ जुर्माना हुआ। पर्सी स्माइजर बोल्टा, एक तो उसी के क्रॉस पॉलिनेट हुआ, केस खराब हुआ, बीज खराब हुआ, और उसी पे ये बीज चोरी का आरोप लगा के इन्होंने हमारा बीज चुरा लिया। तो अरे भैया वो तो पर्सी स्माइजर है, वो तो वहाँ का MP है, वो तो वहाँ का मेयर है। यहाँ हिंदुस्तान में किसान तो वैसे ही लेने के देने पड़ जाएंगे, यहाँ कहाँ लड़ेंगे केस, यहाँ ना बस की, यहाँ तो कितने करोड़ हैं, वहाँ तो कुछ लाख हैं, हम क्या करेंगे हमारे पास। और फिर मैंने कहा इंडोनेशिया के एग्जाम्पल दी। मैंने कहा 182 अफसर जेल में पड़े हैं भ्रष्टाचार में, जिन्हें इन्होंने रिश्वत दी मॉन्सेंटो ने, और वो सब वहाँ जेल में पड़े। तो वो उस पर सन्न हो गए सारे, कहना युद्ध नंगा और नाच हो गया पूरा। फिर मैंने कहा मैं कहना नहीं चाहता था ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे कहने में मजबूर कर दिया सर जोशी जी ने, जो है कि भाई क्यों बार बार GM की बात कर रहे हो, ये GM जो बर्बादी का इतिहास लिख देगा। ये मैंने कहा एक उदाहरण है हमारे सामने 97 का, मैं भारतीय गन्ना विकास परिषद का चेयरमैन, चीनी का थोड़ा सा शॉर्टफॉल हो गया, तो जो चीनी दुनिया के बाजार में $140-145 की थी कुंटल, वो लंदन से निकलता चीनी का बाजार जो निकलता। तो जब वो भारत की शॉर्टफॉल का पता लगा, अरे भैया वो तो $350 हो गई एकदम, जो कुंटल जो है जो भारत इंपोर्ट करेगा चीनी। तो हमारे तो हाथ पैर फूल गए, हमने कहा मर गए, ये क्या भाई शॉर्टफॉल क्या हुआ है, ये तो मरवा देगा, ये नहीं, ये तो 1 के 2, तो 3 महीने में 1 के 2 हो गए वो तो मैंने कहा ये सब ठीक नहीं है भाई, ये गलत है। तो वो मैंने उदाहरण दिया कि जिस दिन इस देश की सबसे बड़ी मुद्रा ओम प्रकाश जी रोटी है, रोटी का मतलब खाद्यान्न सुरक्षा है, और खाद्यान्न सुरक्षा पर दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों की नजर है भारत की रोटी के ऊपर। वो सिर्फ ये चाहते हैं किसी तरह बीज उनके कब्जे में चला जाए, और बीज उनके कब्जे में चला गया तो किसान हर फसल में बीज खरीदने के लिए मोहताज होगा, मजबूर होगा, उस पर पैसे नहीं है, कर्जा चुकाने को पैसे नहीं है, ब्याज पे ब्याज दे रहा है, ऊपर से जो तुम मरवाओगे उसको तो फिर छोड़ोगे क्या, तो कहाँ से बीज ले लेगा, उसका तो झुंझुना बच जाएगा और वो खेत खाली रह जाएगा, और फिर भैया वो मजबूर हो जाएगा खेतों को किराए पे देने के लिए इन कंपनियों को, और वो मजदूर भी न रहने का, क्योंकि उन्हें मजदूर भी इतने नहीं चाहिए। हमारे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो 41% आबादी को जॉब कृषि में मिल रहा है, मुझे वो सलाहकार जो GM की वकालत करते हैं, चाहे दीपक पेंटल हो, चाहे रमेश चंद हो, या कोई यासो गुलाटी हो, मुझे इस बात का जवाब दे दें कि अगर ये सब जमीन उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट पर दिलवाना चाहते हो तो ना तो रहेंगे डॉन, ना बचेंगे नाले, ना बचेंगे बम्बे, ना बचेगी मेड, और सब जुट के हो जाएगा एक फील्ड। मैं स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी चेयरमैन रहा हूं, जो एशिया का सबसे बड़ा बीज पैदा करने वाला निगम है। मैंने इस देश को थर्ड सीड का थर्ड रिपोर्ट थी इस देश की, वो उसके लिए 1 हफ्ता नीदरलैंड और 1 हफ्ता स्विट्जरलैंड वहाँ बीज की ट्रेनिंग लेने भेज दिया। 8 आदमियों का डेलीगेशन था, मैं सबसे सीनियर था चेयरमैन के नाते। तो वो सेक्रेटरी बंगाल के, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर का, एक IAS उड़ीसा का, एक हरियाणा से, इस तरीके से MBPGR से एक साइंटिस्ट, इस तरीके से भेज दिए। अब वो वहाँ वे तो मौज मस्ती मार रहे हैं, और IAS तो वहीं वो कहने लगे कि हमारा काम तो ये कृष्ण भी चौधरी है तो ठीक है, बीज बीज खेत देख लेगा अपने हम यहाँ आए। अब वहाँ गए, हम उतर के देखा ओम प्रकाश भैया
तो जब एयरपोर्ट से जाने लगे, वागिन इंजन शायद एक जगह है, वो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर सेंटर है, तो वहाँ हमारा रहने का इंतजाम, सब कुछ वहीं से प्रोग्राम और सब। वहाँ घास ही घास, दोनों तरफ घास 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 घास, खिलाओ कुछ भी नहीं। और आखिर में को गाय और चल रही थी और वो अपना वही घूम रही थी। हमने कहा भाई ये घास का बीज देखने आए हैं या अपना बीज समझने आए हैं। मैं बड़े चक्कर में। अगले दिन सुबह वो लेके गए, तो वहाँ कंपनी में क्या हो रहा, एक ड्राइवर गाड़ी ला रहा, एक अंदर खड़ा था और वो ही अनलोड करना था ट्रक। बाहर से एक होल बना हुआ था, रास्ता बना हुआ ट्रैक, उससे उसने अनलोड करा, ऐसे डंप, वो अपने डंपर को उठा के और वो आगे, और वो अंदर पैकिंग हो के आगे जा रहा। आगे जाके जो कोल्ड स्टोरेज था उनका, अंदर स्टोरेज जो था वो ABCDEF वो रैक बटी हुई थी और उसमें 1 से लेके 20 तक के वो हाइट में थी। अब A में जाना है और वो 17 नंबर पे जाना, तो हो ही जाता था। और हमने कहा भाई यो तो बवाल है, ये तो हमारे बस की तो कुछ भी नहीं। ये कन्वेयर बेल्ट वहीं ले जा रही है और ये घास का बीज ले जा रही है। अबे भैया हम घास का क्या करेंगे, हमारे तो घास वैसी खड़ी हो रही है, हम तो बीज दूसरा है। फिर जो हमने उनसे कहा भाई ये घास, वाई वाई वी आर विजिटिंग फॉर ग्रास सीड ओनली, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमें तो वही अनाज का दिखाओ, दालों का दिखाओ, तिलहन का दिखाओ, फलों के नर्सरी दिखाओ, यार ये सब्जियों के बीज दिखाओ हमें। फिर वो हमें ले गए, सब्जियों के बीज दिखाए उन्होंने, वहाँ भी यही तरीका था। हमने कहा भाई इनका सिस्टम तो सीड प्रोसेसिंग का बहुत एडवांस है, हम अभी इसमें टाइम लगेगा। भले मैं पब्लिक सेक्टर का चेयरमैन था, मैं स्थिति को समझता हूँ अपने देश की, तो मैंने कहा तो भैया मैंने वहाँ देखा। फिर हम हो गए वह दुखी 1 हफ्ते में, इसमें नीदरलैंड में। हमने कहा यार यहाँ से पीछा छूटेगा कब, यहाँ से चलो। कहने लगे अब स्विट्जरलैंड जाना। अब यार स्विट्जरलैंड में सीड की स्टडी कर रहे हैं। बीच में पता लगा कि वो यूपो जो है ना, यूपो, उसमें आपको एज ऑब्जर्वर जाना है। हमने कहा चलो ये तो काम की बात है, इसे तो देखें यूपो क्या बीमारी है यूरोप की जो है, तो इसे भी देख लें। तो वहाँ गए एज ऑब्जर्वर, वहाँ बैठे रहे हम सुनते रहे उनके सारे गीत जो है। हमने कहा भाई ये तो माता के शीतला के, ये तो कौन कौन से गा रहे हैं, अपने तो ऊपर से जा रहे हैं। तो बड़ा हुआ। अब होता क्या, बैठक खत्म, तो एक इंडियन IAS जो था, SN सब्बरवाल था या NK सब्बरवाल था, कुछ था, सब्बरवाल था, वो यहाँ स्पेशल कॉमर्स सेक्रेटरी था। हाँ, कॉमर्स में सब्बरवाल जी थे, हाँ सेक्रेटरी। वो सब्बरवाल जी वह डेपुटेशन पे चले गए। तो वो जो है, देखिए आदमी बाहर जब मिलता है तो नहीं भी जानते ना, तो आदमी अपनापन रखता है कि हिंदुस्तान। अब हम वहां से निकल के और जब बाहर को चले तो सब्बरवाल आए, मैं जानता नहीं था। वो चलते चलते मेरे पास आए, कहें विष्णु जी नमस्कार, मैं सब्बरवाल हूँ, यहाँ डेपुटेशन पे हूँ। तो मैंने कहा था नमस्कार। कहने लगे आप यहीं रुको। मैंने कहा फिर? कहने लगे मैं गाड़ी लेके आता हूँ। तो मैंने कहा ड्राइवर को कह दो ले आएगा, मुझे क्या पता है ड्राइवर नहीं है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। कहने लगे नहीं नहीं यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है, मैं खुद ही ला रहा हूँ, अपनी गाड़ी है मेरी। वो सब्बरवाल गए, गाड़ी लेके आए, मुझे बिठाया, मैं बैठ गया। फिर एक झील के किनारे लेके गए, जेनेवा में झील है। रास्ते में मुझे कहने लगे कि आपको कोई यहाँ कोई कांस्टेबल नहीं दिखाई दिया होगा वरना। कहने सड़क किनारे कैमरे लग रहे हैं। खैर अब तो हमारे यहाँ भी लग रहे हैं, हम तो हमारे यहाँ पूरी दिल्ली में लग रहे हैं VIP उसमें जून में। तो वो कहने लगे कि अगर यहाँ रॉन्ग ड्राइविंग हो जाएगी तो चालान पीछे से कट जाएगा और वो मेरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा और वहीं से डिडक्ट हो जाएगा। उन्होंने मुझे बताया। मैं ठीक है। झील किनारे खड़े हुए, कहने लगे यहाँ का सिस्टम देखे बहुत वो है, लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी है, कुछ चीज़ें से सीखने की है, और टेक्नोलॉजी में जो अपने मतलब का हो वो हमें सीखना चाहिए। मैंने कहा नहीं ये बात ठीक है, जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो मैं वहाँ से उसके बाद स्विट्जरलैंड गए, फिर वहाँ सब्जियों के और वो भी देखे। तो आगे फिर मैंने पूरी रिपोर्ट दी। कृषि मंत्री थे बलराम जाखड़, अरविंद नेताम जो थे कृषि राज्य मंत्री। नेताम कह रहे भैया हो गए तो 15 दिन यूरोप का खूब देखा वाला होगा, आपका तो पूरा सीख लिया होगा। अरे मैं गया यार क्या सीख लिया, वहाँ तो ऐसे ऐसे हुआ। वो कहने लगे दिया नहीं, वो रिपोर्ट जो बनाओगे मुझे भी देना हो।
थर्ड प्रोग्राम है कंट्री का सीड का। तो खैर वो मैंने रिपोर्ट बनाई है, वो सब किया। बहुत लोगों को लगा। ये सीड बिल में था क्या, वो वापस कैसे हुआ वो? वापस ऐसे हुआ कि मैंने बता दिया कि मुझे सब पता है, मुझे है मत बताओ। मैं यूपो में भी हो आया, मैंने देख लिया, मरने का काम नहीं करना। प्रोफेसर साहब, इसे चुपचाप बंद करो। प्रोफेसर साहब कौन? राम गोपाल यादव। अच्छा। मैंने कहा मैंने आपको सच्चाई बता दी, और अगर आप और आगे तो रिपोर्ट में ये रहा मेरा नोट, ये आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। जो मेरा नोट है ना, ये बुलेट पॉइंट के साथ है, इस सीड बिल के बुलेट पॉइंट जो है ना। जैसे आपने एमएसपी नहीं, कमेटी में दिया ऐसे वहां दिया था। इसमें झूठ लिख रहा है। ये लिख रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये लिख रहा है कि क्वालिटी सुधरेगी, ये लिख रहा है कि प्रोटीन का फला हो जाएगा, ये लिख रहा है कि आयरन हो जाएगा। ये सब धोखाधड़ी है हमारे साथ, ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जीएम को। अब मैंने कहा सुनो, हमारी अपनी वैरायटी है, हमें उनमें सुधार करना चाहिए, और हमें फूड सिक्योरिटी देखनी है। सीड राइट किसान का जो है हम नहीं देंगे, किसान के बीज के अधिकार पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा हिंदुस्तान। ये मैंने कह दिया कमेटी के अंदर कि नहीं करेगा हिंदुस्तान किसान के बीज पे अधिकार, और लिख लो इसे, इस बात को, मेरी को पत्थर की लकीर रहेगी और कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं कह के चलाया, और वो रिपोर्ट में उन्होंने जो करा ना, उन्होंने तो वही लिख दिया। ओम प्रकाश जी, जो मैंने उन्हें दिया, उन्होंने तो शुरू में भी वही लिख दिया और बाद बीच में वही लिख दिया। अब वो रिपोर्ट आ गई शरद पवार जी को, शरद पवार जी ने चुप कर ली। उन्होंने कहा ऐसा है, शांति रखो, अपना टाइम पास करने दो। बा अपने टाइम पास करना है यार, क्या फायदा पंगा लेने के। हो गया मामला। एक दिन शरद पवार जी ने मुझे बुलवा के कहा, कृष्णवीर जी मेरा एक निवेदन है। तो वापस हो गया ना वो? हाँ, वापस क्या, वो रद्दी की टोकरी में चला गया, ठंडे बस्ते में। ठंडे बस्ते में। इसे सुनो, सरकार को जो काम रोकना होता है ठंडे बस्ते में चला जाता। अब बात खत्म होगी। एक दिन मेरे से कहने लगे, वो घर पे चाय पीने आना, आ जाएंगे। एक दिन कहले कृषि भवन आना, मैं गया। कहले 1 घंटे बात करनी है? 1 घंटा? कृषि मंत्री? मैंने कहा क्या बात करेंगे भैया? वहीं आना। मैं गया। कहने अच्छा तुम ये बताओ तुम चाहते क्या? मैंने कहा बड़े भैया आप बताओ आप क्या चाहते हो? मैं ना चाहता कुछ भी, मुझे तो आप बता दो। कहने मैंने वहाँ डेयरी का शुरू करा था, 300 लीटर से शुरू करा था, आज 5 लाख लीटर को रहा है। और वो लीची में मुजफ्फरपुर से मंगवा के, और वही प्लांट जो है वो उसको लीची का जूस बनाता, और ये ट्रॉपिकाना का जूस जो तुम फ्लाइट में पीते हो ना, ये मेरे यहाँ प्रोसेसिंग होता। तो उन्होंने सारी चीज़ें, अपनी जीवन का अनुभव जो है मैंने, वो क्योंकि बात जब 1 to 1 ईमानदारी में होती है तो उसमें कोई धोखाधड़ी में, उन्होंने सारी चीज़ें की। उन्होंने कहा ये डीएमएस है फेल हो गया, ये फला पराग है यूपी में फेल हो गया, इनकी वजह ये है कि पब्लिक सेक्टर में बेईमानी बहुत है। जैसे अभी आपने कहा ना, नेफेड का एग्जाम्पल दिया कि ये पब्लिक सेक्टर में और कोऑपरेटिव में ये धोखाधड़ी बहुत है, इस वजह से फेल हो रहे हैं, हमारा कैसे कामयाब हो रहा। आज हम 300 आदमी कुल हैं और 5 लाख लीटर प्रोसेसिंग कर रहे हैं साथ में जूसे। तो उन्होंने तमाम चीज़ें इतनी दिलचस्पी। उसके बाद मैंने भी फिर बतानी शुरू कर, मैंने कहा तो मेरी भी सुन लो, ये मेरी राय है, ये होना चाहिए। उन्होंने सुना, फिर कहने ठीक है। एक दिन घर बुला के कहा तुम्हें जो कहना हो। हाँ नहीं, पहले कहा ओम प्रकाश जी, वो मैडम तुम्हें बहुत मानती है? मैंने कहा कौन मैडम? मैंने की कौन मैडम? सोनिया जी। तो बड़े भैया मुझे क्या पता मानती है नहीं मानती है, आप कह रहे हो, मुझे नहीं पता कुछ भी। हाँ मुझे नहीं पता, आप कह रहे हो मानती है, मानती होगी, आपको पता होगा। कहने लगे आपको जो लिखना हुआ करे ना, आप उन्हें मत लिखा करो, आप मुझे लिखा करो, और आप मुझे बताया करो जो करवाना है। मैं ना करूं तब तुम कहना। उसके बाद मैंने जो है फिर जब भी लिखना हुआ सर बाजू को लिख दिया। एक बार एक मल्टीनेशनल का एक फ्रॉड था, मैंने उन्हें लिख दिया कि भाई ये कंपनी चीटिंग कर रही है। ये इन्होंने सैंपल बताया कि हमने 5 किलो मंगाया ट्रायल के लिए योग फला केमिकल, और ये पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी में जो है ट्रायल हुई है और वहाँ से रिपोर्ट आई है, ये तो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, ये तो पूरा झूठ है, धोखा है, इसकी जांच करा लो। उन्होंने तत्काल उसकी जांच वाँच कराई, उन्होंने कहा नोटिस जारी करो, ये सब फ्रॉड है, और यूनिवर्सिटी को भी लिखा कि ये फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा तुम्हारे। तो ये ईमानदारी भी है लीडरशिप की काम करने की। तो पवार साहब में ये तो था कि जब भी कोई बात मजबूती की आई
और सच्ची बात आई तो उन्होंने उस बात को स्वीकार। सोनिया जी की बात आपने की, एक जानना चाह रहा हूँ कि राजीव जी के साथ भी कुछ टर्म थे आपके, बातचीत होती थी कोई किसानों के मुद्दे पे, कोई हाँ, बात वो हुई कभी? बात तो जब महेंद्र सिंह टिकैत ने धरना दिया दिल्ली में 88 में और पूरा बवाल हुआ, तो उसमें मुझे बुलवाया राजीव जी ने कि भैया अभी महेंद्र सिंह टिकैत को समझाओ ये ऐसा ना करे। मैंने कहा तो भैया, कांग्रेस में तब सक्रिय थे आप? हाँ मैं सक्रिय था, वो किसान नेता था तो उन्होंने बुलवाया। कांग्रेस में नहीं बुलवाया, सक्रियता इसलिए था कि किसान नेता है इसलिए बुलवाया। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे पिताजी हैं, उनको पता था कि किसान बीकेयू जो ओरिजिनल थी भारतीय यूनियन, किसान यूनियन। उसमें 5 लोग थे और 5 में एक महेंद्र सिंह टिकैत थे, साथ में मेरे फादर थे चौधरी जयपाल सिंह, तीसरे एक जस्टिस रिटायर थे जस्टिस महावीर सिंह, और चौथे थे करतार सिंह रजबपुर मुरादाबाद से, आज वो बेचारे नहीं है। 5वें एक शर्मा थे अलीगढ़ के, वो भी नहीं है, आज तो कोई भी नहीं बचा 5 में से। तो क्योंकि हमारे पिताजी ने जो है पूरा महेंद्र सिंह टिकैत का आना जाना घर पे हर समय जो है रहता था। उनके बाद विचारों के बाद देखो फाइनेंस तो था नहीं, तो फाइनेंस के बिना कोई संगठन काम नहीं कर पाता। तो जब भी कोई आंदोलन होता था वो कहते चौधरी जयपाल सिंह भाई इसे देखो, इस आंदोलन के मामले को देखो, कुछ करो इसमें। चाहे वो भोपाल का आंदोलन था, चाहे वो मेरठ का आंदोलन था, चाहे वो दिल्ली का आंदोलन था, चाहे वो खैर में टप्पल में जो खैर तहसील है वहाँ 4 किसान मारे गए, चाहे वो समझौता था, ये जितने समझौते हुए उन सब में जो है मुझे बीच में बुलाया जाता था। या नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, जब 4 किसान मारे गए थे टप्पल के अंदर, तो पिताजी ने कहा कि क्या करना है, तो तिवारी ने कहा बता। उन्होंने कहा जी बस चलवा दो, गाँव है, स्कूल खुलवा दो लड़कियों का, 4 को रोजगार दे दो, 4 परिवार को एक एक आदमी को रोजगार दे दो और उनको कुछ मुआवजा दे दो, और उनका जो है लड़कियों का एक स्कूल बनवाने की मांग है और सड़क बनवाने की मांग है और बस चलवाने की मांग है। तो ऐसी मांग होती थी। अब जैसे भोपाल में थी, वहाँ क्या मांग थी कि बिजली का बिल जो है उसका ब्याज माफ करा जाए, बिजली का बिल बढ़ाया हुआ जो उसे कम करा जाए, इस तरीके की मांग, गन्ने का दाम बढ़ाया जाए, इस तरीके की देखो जायज मांग होती थी। तो और उसमें राजीव जी का देखो सबसे बड़ी ओम प्रकाश जी, पे आना चाहूंगा। महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी राजनीति नहीं करी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी राजनीतिक दलों के साथ कोई समझौता या कोई ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने पूरा जीवन जो है किसान संगठन को ईमानदारी से अपना दिया, और मुझे तो जब भी मिलते थे वो यही कहते चेयरमैन साहब ये। उन्होंने भी एक बार वो करा। तो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के बारे में? नहीं देखो, राकेश कभी कहीं मिलता है तो अपना हालचाल हम पूछ लेते हैं, इतना ही है। अब एक बात बताइए, वो राजीव जी वाली कहानी हमने नहीं बताई, क्या बात की उन्होंने? उन्होंने कहा भाई इसको समझाओ, इस मामले को निपटवाओ यहाँ से। जो हो क्या गया, एक बुजुर्ग आदमी की डेथ हो गई थी लोनी के पास से जो आती, अब आपने ये पूछ ही लिया तो, और डेड बॉडी वहां रख दी वोट क्लब पे, और कहने लगे इसकी समाधि यही बनेगी वोट क्लब पे ही। तो हम बवाल हो गया। बलराम जाखड़ स्पीकर थे, बलराम जी ने मुझे बुलाया, तो उसके बाद जो फिर कहने लगे भाई इसे उठवाओ, कहो, समझाओ, और उनको कहो तो मानने को तैयार नहीं। आखिर में बूटा सिंह कहने लगे नहीं नहीं नहीं, अब छोड़िए, हम अपने आप अपने तरीके से हटाएंगे। और उन्होंने रात को जो है फोर्स करके पूरी तरीके से और 12 बजे ऑपरेशन करके उस डेड बॉडी को उठवा दिया। उसके बाद टिकैत ने कहा कि भाई इसे मामले को ख़त्म करो, इस समझौते को करवाओ। तो मैंने अपने हाथ से, मैं ईमानदारी में कहता हूँ, बैठ के, पिताजी भी थे, मैं भी था, महेंद्र सिंह टिकैत भी थे, मैंने अपने हाथ से एक चिट्ठी राजीव गांधी के नाम लिखी। और क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आप ये बताओ लिखना क्या। कहने लगे भैया जैसे तू लिखता हो वैसे लिख दे। मैंने कहा नहीं, जैसे मैं लिखूं नहीं, जैसे आप कहो। मैंने कहा मेरी राय तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कभी भी हो, किसी पार्टी को, आप अपना उनको जिम्मेदारी सौंप के जाना चाहिए। कि उसमें लिखा हुआ उस चिट्ठी में कि राजीव जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भले आदमी हैं, हम किसानों की समस्याओं के लिए आंदोलन करने दिल्ली आए थे, हम ये जिम्मेदारी आपको सौंप के जा रहे हैं कि आप किसानों की जो मांग है उन्हें आप पूरा कराएंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये पूरी तरीके से हमें आशा और विश्वास है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। भवदीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, और उन्होंने दस्तखत करे और वो चिट्ठी दे के समझौता हो गया, उठ के चली। तो क्यों बिजली का बिल भी कम हुआ, ब्याज भी माफ हुए, ऐसा ना, ब्याज पूरा ब्याज माफ कर दिया, बिजली का बिल जो बढ़ा हुआ था उसमें से कुछ कम कर दिया गया। ऐसी चीजें जो थी, गन्ने का दाम बढ़वाना था, गन्ने का दाम बढ़वा दिया। तो जो काम करने के हैं
वो तो करी जानी चाहिए। सरकार कोई भी हो, हम प्रकार सरकार कोई भी है, सरकार सरकार होती है और सरकार का हमें सम्मान करना चाहिए। हमें दिल से सरकार का सम्मान करना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी भी है तो उसको सरकार के सामने रखना देश के प्रत्येक नागरिक का धर्म भी है, कर्म भी है, कर्तव्य भी है। कांग्रेस में आप रहे, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। कांग्रेस भी राहुल गांधी भी किसानों के मुद्दे खूब उठा रहे हैं। अब सदन में जब भी चलता है सदन उठाते हैं, एमएसपी का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं वो। क्या लगता है आपको कि ये जो कांग्रेस है खेती किसानी के मुद्दों को जिस तरह से उठा रही है, कांग्रेस क्यों इतना तेवर से उठाती है फिर पीछे हो जाती है? एक बार ले आएगी फिर पीछे हो जाएगी। तो क्या लगता है कि कांग्रेस का दिशा दशा कैसे आगे बढ़ेगी, या इसका नेतृत्व में ही परिवर्तन करना पड़ेगा तभी जाके बात बनेगी? हम प्रकार देखिए, बहुत वक्त जो लगाया इनका आपने। पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम था सारे टॉप लीडर्स को ट्रेनिंग देने का, वो कृष्णवीर चौधरी ने किया था 2003 में। पूरे साल तक यही कार्यक्रम, और वो जिला लेवल से ऊपर के लोग होते थे, प्रदेश लेवल के होते थे, 3-3, 4-4 प्रदेश के लोग होते थे, 400 आदमी के लगभग होते थे। और उनको मैं 1.5 घंटा का मेरा लेक्चर होता था बंद कमरे में, और वो सब चीज़ें उनको मैं समझाता था कि भाई ये गलतियां हैं, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, ये खामियां है। देखिए चीज़ों को, उसमें सोनिया गांधी का 1 पेज की चिट्ठी होती थी और मेरा 7 पेज का पूरा लेक्चर होता था। मेरी सीडी बनती थी, वो बांटी जाती थी, लेटर पैड और पेन होता था। तो मेरा कहना ये है कि ये सब चीज़ें समझाने से समझते हैं। एक तो जो लीडरशिप थी ना कांग्रेस की पहली, वो लीडरशिप तो आज खत्म हो गई। लीडरशिप नहीं आज कांग्रेस का। आज तो चमचे टाइप जो चमचू है ना, जो कभी हमसे मिलने के लिए गेट के बाहर खड़े रहते थे, वो आज इसके ठेकेदार बने घूम के हैं। उन्होंने क्या करा धरा ये पूरा देश जानता है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको खोल देता हूं। लो, आपने राहुल गांधी का नाम लिया, सलमान खुर्शीद कहीं मिले पूछ देना। सलमान खुर्शीद ने एक दिन मुझे बुलवाया अपने घर ओखला में और कहने लगे कि भाई बात करनी है, अंदर छोटे वाले कमरे में बैठ के बात है। तो हाँ बैठ गए। कहने लगे कि मैडम ने ये कहा है कि राहुल जी को आपको ट्रेनिंग देनी है। राहुल गांधी को ट्रेनिंग देनी है? मैं नहीं दे सकता भाई, मैं तो आपको वो बता रहा हूं। कहने लगे वो तो आपके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो भैया आपने सारे नेताओं को ट्रेनिंग दी है, तो आप राहुल ये कौन से संघ की बात है? ये जो भी था जब यूपीए 1 था। अच्छा, यूपीए यूपीए 1 था, यूपीए 1 बन गया था, तब उन्होंने कहा, ये मंत्री था ये सलमान खुर्शीद, विदेश राज्य मंत्री था क्या था मुझे एक्चुअली याद नहीं क्या था। और ओखला में जो इसका अपना घर है, वहीं अंदर छोटा सा इसका जो स्टडी रूम है जिसमें लाइब्रेरी है, इसकी छोटा कमरा होता, उसी में बैठ के हमारी 2 घंटे तक बातचीत हुई। मैंने कहा देख यार बहुत साफ कह दे, मैं तो दूंगा नहीं, मैं ट्रेनिंग देने का कोई ठेका नहीं ले रखा कि सारे कांग्रेसियों को ट्रेनिंग दी अब तक, अब इसे ट्रेनिंग दूं। मैं कोई ठेकेदार हूँ क्या इस कांग्रेस का? जो है मेरे बस की नहीं है, सारे बदमाश हैं, भ्रष्ट हैं पूरे। मैंने यही कह के मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है। क्या अजीब बात है, तुम का अजीब दोस्त हो, ऐसे ऐसे कह के चल दिए उठा। अरे हम तो सब सुन रहे हैं आपकी। बाद में कहने लगा मैंने तो मैडम को लिख दिया कि जी मेरी कृष्ण जी से बात हो गई थी, मैंने उनसे सब कुछ कह दिया है, और वो सब अब कब वो बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मैं तो आज तुमने फिर याद दिला दिया होगी। तो ये तो किस्से है जिंदगी के। ये एक तो वो होता है कि फर्जी कहानी होती है गढ़ी हुई, एक ये कि जीवन की सच्चाई है, उस सच्चाई से मुंह नहीं छिपाना चाहिए, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये नहीं डरना चाहिए मुझे कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, आज मुझे 11 साल हो गए। मैंने तो 2009 का राजनाथ जी का लोकसभा का चुनाव कांग्रेस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर था, लेकिन कृषक समाज का अध्यक्ष था, भारतीय कृषक समाज का। तब मैंने उनको चुनाव लड़वाया गाजियाबाद से, और खुल के लड़वाया। नॉमिनेशन करने से पहले उनकी कृषक समाज के जो सचिव थे मेरे राजामती नूरी, उनसे कहा कि राजनाथ जी के लिए बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करिए। और 10-12 हज़ार लोग, बड़े बड़े दाढ़ी वाले जो थे, पूरे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हमारे सारा काम करते थे। और मसूरी है, दासना मसूरी है, वहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इनका इस्तेकबाल हुआ और इनको पगड़ी। कांग्रेस में रहते हो? हाँ जी। आज अगर राहुल गांधी बुलाएं आपको ना
कि क्यों बुलाएगा? उसे नहीं, पता है, अगर बुलाए हो, उसे पता है मैं तो राक्षस हूँ। आपने कांग्रेस में रहते हुए उनको ट्रेंड किया, हाँ उनकी सभा कराई। हाँ, आज राहुल ट्रेनिंग गांधी थोड़ी दी मैंने, वो उनकी तो सभा कराई। देखिए आज मेरी राहुल बात, गांधी अगर बुला रहे हैं, हाँ सुनो है ना, सुनो तो आप सुनो जाएंगे सुनो ओम उनको प्रकाश ट्रेनिंग जी, देने। सुनिए। हाँ, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, पहले कृषि मंत्री रहे 2003 में। मेरे उनसे संबंध थे, मेरे उनसे निजी संबंध थे। मैं और अतुल अंजाद दोनों मिलने जाते थे, कभी भी किसी किसानों के मुद्दों पर वो सुनते थे और वो उसी पे काम करते। तो अगर एक व्यक्ति सुनता हो और काम करते हो, राजनाथ जी की ये बड़प्पन है कि उन्होंने हमेशा किसानों के लिए जो है हमें साथ रखा। और उसके बाद जो वो चुनाव लड़ने आए, मैंने ही कहा था कि आप गाजियाबाद चुनाव लड़ने आओ, हमारा तो सौभाग्य होगा आप आओगे तो। हमें हमें राजनाथ सिंह से मतलब है, हमें राजनाथ जी को चुनाव जिताना है, हमें राजनाथ जी को पार्लियामेंट में जो है अपना देखना है। हम तो ये चाहते हैं कि भी गाजियाबाद से जाओ। और वो इतनी बड़ी मीटिंग हुई और बीजेपी के नेता नहीं गए। सुन लो मेरी बात, राजनाथ जी अकेले रह गए वहाँ, बीजेपी के नेता तो सभा से हट गए। उन्होंने कहा यार कहाँ ले जा रहे हो यार, ये तो खतरनाक मामला, ये तो कृषक समाज की बैठक है, हमारा क्या मतलब इसमें। अब राजनाथ जी का जो मंच पे हुआ धूम धड़ाका और ये स्वागत और वो स्वागत, और पूरा राजनाथ जी ने कहा और वही फोटो, उस मीटिंग का फोटो 1100 करोड़ पर राजनाथ जी ने उस चुनाव में 2009 के चुनाव में एक बहुत बड़ा होर्डिंग जो था दाढ़ी वाले हमारे लोगों का लगा था। मीडिया ने भी ये कहा था राजनाथ जी ये कौन सा खेल है आपका, तो उन्होंने कहा है गाजियाबाद का खेल है। और फिर सुन लीजिए, हाँ मैंने घर बैठ के चुनाव लड़ाया राजनाथ जी का। मैं राजनाथ जी को कृषि मंत्री के रूप में जानता हूं, मैं उनके अच्छे कामों को जानता हूं, मुझे तारीफ करने में कोई नहीं, सोनिया जी ने आपके कहने पे 2-3 काम कर दिए। कर दिए तो कर दिए। सोनिया जी के मेरे बेटा ऊपर मेरे ऊपर एहसान थोड़ी कर, मेरे ऊपर एहसान सोनिया नहीं किया। सोनिया गांधी जी से का बेटा है राहुल गांधी। मैंने सोनिया गांधी से राष्ट्र हित में कहा, हाँ। राष्ट्र हित में सोनिया गांधी को अपने बेटे को जो है जबरदस्ती नेता नहीं बनाया जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। उन्होंने जबरदस्ती थोपा आप है। ट्रेंड कर दीजिए ना, सोनिया जी ने आपकी बात मानी। थोपने से नेता नहीं बनते ओम प्रकाश जी, कर्मों से नेता बनता है। जो आपके पास सीनियर लीडर थे ना, मैं आपको एक नाम देता हूं, आज आप गोरखपुर से हैं, मैं गोरखपुर से नाम देता हूं आपको। सन 77 में लोकसभा का चुनाव लड़े हरकेश बहादुर मेरे दोस्त, 80 में चुनाव लड़े मेरे दोस्त हरकेश बहादुर। ऐसे शरीफ लोग थे, वो कांग्रेस वर्गीय कमेटी में मेंबर थे, हम लोग मित्र थे। तो बिहार और झारखंड का प्रभारी बना दिया उन्होंने। एक दिन कह दिया सोनिया गांधी के लालू से पीछा छुड़ा लो अगर कांग्रेस जिंदा करनी है। तो लालू ने क्या करा, लालू ने कहा हरकेश बहादुर से पीछा छुड़वा दो अगर मुझे रखना है तो ये ठीक नहीं है, कार्यशैली में दोष है, ये गलत है कि आपने हर अपने अच्छे आदमी को। दादा प्रणब मुखर्जी बहुत सोबर लीडर थे, बहुत समझदार थे, अर्थशास्त्री थे, देश की हकीकत को जानते थे, जमीनी असलियत जानते थे। आपने उनको तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया, आपने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। क्यों? अगर मैं ये पूछूं तो क्या जवाब है इस सवाल का? उनसे वरिष्ठ कौन था? कोई नहीं। एक चिट्ठी आपको स्वामीनाथन जी ने भी लिखी है जी, और जो उसमें शब्द लिखे हैं जी, वो एक बार मैं नहीं कहूँगा, आप ही एक बार बताइए। स्वामीनाथन जी कैसे आपसे राय लेते थे? वो साइंटिस्ट थे, राष्ट्रीय किसान आयोग जो जिसके पहले अध्यक्ष जो है जी, सोमपाल जी थे, बाद में वो बने। जी। तो क्या किन मसलों पे वो आपसे राय लेते थे, क्या बात करते थे स्वामीनाथन जी? देखिए, उन्होंने खुद अपने पत्र में लिखा है, एग्रीकल्चरल रिन्यूअल लीडरशिप आप दे रहे हैं इस देश को, वो एक उसके लिए धन्यवाद दिया उन्होंने मुझे। और फिर क्योंकि किसान आयोग की बैठक में मुझे बुलाते थे, मेरे नोट जो है वो इस्तेमाल करते थे, रिपोर्ट में रखते थे। उन्होंने उसी पत्र में लिखा है आखिर में कि मैं आपको 3rd रिपोर्ट भेज रहा हूँ और ये उम्मीद जताते हुए कि आपकी गाइडेंस और आपकी एडवाइस मुझे मिलती रहेगी। तो अगर स्वामीनाथन जी गाइडेंस और एडवाइस मेरे से मांगते रहे और मैं उनको कहता रहा, तो उन्होंने भी राष्ट्र हित में काम किया और मैंने भी राष्ट्र हित में काम किया। इसमें ये उनका बड़प्पन था कि मेरे से उम्र में बड़े थे लेकिन मेरा सम्मान करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने देश के लिए बहुत अपना पूरा जीवन लगाया और उन्होंने काम किया, इसमें दो राय नहीं है। और उन्होंने जो किसान आयोग की रिपोर्ट दी थी वो राष्ट्र हित में दी थी, किसानों के हित में दी थी और हमसे बात करके, हमसे सलाह करके, हमारी इच्छा के अनुरूप दी थी।
ऐसे ही नहीं लिख दिया उन्होंने कि गाइडेंस और एडवाइस आप हमें करिए। उन्होंने उस बात को माना, स्वीकार किया। एक बैठक में महेंद्र सिंह टिकैत भी बुलवाए थे, अच्छा, वो भी आए थे। तो वो कहने लगे भाई देखो चेयरमैन साहब, हमारा तो कुछ पल्ले पड़ती नहीं, तुम ये क्या करते हो, कभी कुछ। मैंने कहा नहीं, बता देंगे सब आपको। कहने लगे भाई यो जो मंडी के दलाल है ना भाई, इनसे पीछा छुड़वा दे हमारा तो, भाई इन्होंने लूट लिए, और भाई बाजार खुलना चाहिए। मैंने कहा कैसे? टिकैत साहब कहते थे बाजार हाँ, खुलना चाहिए। हाँ। एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास मैं और बलराम जाखड़ और मैं और महेंद्र सिंह टिकैत डेलीगेशन लेके हम गए थे वहाँ। तो वो तो टाइम पे नहीं पहुंचे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ मैं और बलराम जी की बात हुई हमारी। उन्होंने कहा गन्ना किसानों का क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या राय है। मैंने कहा मेरी राय तो हुई है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जितना हम बढ़ाएंगे उतना हम सुधारते चले जाएंगे, और चीनी हमें देश की खपत के अनुरूप रखनी है, और वर्ल्ड मार्केट में अगर अच्छा प्राइस हो तो उसमें एक्सपोर्ट भी करें हम। तो मैंने कहा मेरा थे। तो बाद में आए, जब बैठक हमारी हो गई तब बाद में आए, तो वहाँ मीडिया बाहर जो होता है वहाँ मिले, तो हमारे साथ ही वहाँ फिर खड़े रहे हुए। तो मैंने कहा एक चिट्ठी हाँ बना के लाए थे ज्ञापन। उस ज्ञापन में भी उन्होंने लिखा कि भाई यो बाजार जो है ना, ये जो मंडियों को ये लूट मार है, इससे पीछा छुड़ाओ, इसे बाजार खोल ले सरकार। और वो ज्ञापन की कॉपी मुजफ्फरनगर में अशोक बालियान है, उन्होंने उनके ऊपर एक किताब छपवाई थी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पर, उसमें वो छपा हुआ है ज्ञापन, और उसमें लिखा हुआ है, शायद पॉइंट नंबर 17 है या कुछ है, उसमें साफ लिखा है वजह। मैंने तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को एक किताब मेरे पास पुरानी पड़ी थी, वो किताब मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी को दी थी कि देख लो, इसमें महेंद्र सिंह टिकैत भी कह रहे मेरे साथ ही गए थे वो राष्ट्रपति भवन में, और वो कह रहे बाजार खोलो, आया हमसे कह रहे बाजार खोलो। हमारा कहना यह है कि कंपटीशन चाहिए, कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा तो आपको भी फायदा होगा, उपभोक्ता को भी, और किसान की जान बचेगी। कंपटीशन ना होने की वजह से, मंडियों को मोनोपोली होने की वजह से किसानों का शोषण होता है, क्योंकि बाजार पे एक छत्र उनका राज है, और वो जो चाहते हैं वैसा करते हैं। और जो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर मार्केट की, वो भी उन्हीं का एक छत्र राज है, मुंबई से चलता। तो ये मोनोपोली तोड़नी पड़ेगी, बाजार खोलना पड़ेगा, और रिजर्व प्राइस देना पड़ेगा किसानों को बचाने के लिए, देश को बचाने के। उसमें उपभोक्ता का कोई शोषण नहीं है, कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी। और जो लोग ये जो सो कॉल्ड अर्थशास्त्री है ना, ये अर्थशास्त्री नहीं है, ये अनर्थशास्त्री है, क्योंकि ना इन्हें देश का पता, ना इन्हें खेत का पता, ना इन्हें किसान का पता। मुझे तो समझ में नहीं आती। मैंने उस मीटिंग में भी कह दिए, एक है अर्थशास्त्री, मैं ज्यादा मत बोलिए, ये 10 20 50 आदमी हो इधर उधर बैठ के, अरे इसी कमरे में बैठ के बात करो। अरे इस देश की स्थिति को देखो, हमसे पूछो क्या दुर्गति है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जब जाता हूँ, आखिरी गांव में नौशेरा में कूदते हैं, वहाँ जाते हैं, उधर श्रीनगर से ऊपर जाते हैं, क्या हालत है लोगों की। वहाँ देखो नॉर्थ ईस्ट में किसान किस तरीके की परिस्थितियों में बीतता है। वहाँ अनानास दुनिया भर का है, हल्दी दुनिया भर की है, वहाँ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वहाँ दुनिया भर की चीज़ें हैं। आज तक वहाँ काम नहीं करा इन्होंने। वहाँ एक्सपोर्ट करवाओ जाके, उनको बाजार दिलवाओ। हल्दी का बाजार है, अदरक का बाजार है, अनानास का बाजार है, क्या कि मेडिसिनल प्लांट्स का बाजार है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है बहुत, उनका बाजार है। उसमें तो काम करे नहीं, या सब ये सारी सलाह यहीं दे देंगे। इंपोर्ट करने की सलाह दे। हाँ, इंपोर्ट करने की सलाह तो ये है ना कि धंधा वहीं से चलता है, लॉबी वहीं से चलती है। अब एक बात बताओ, मैं किसका नाम ले दूं अभी, बेकार फिर लगता है। अरे ये जो डीजी रहे ना ICR के कई, चाहे वो परोदा रहा हो, चाहे मंगला राय रहा हो, वो एक डॉक्टर RB सिंह है, ये सब मुझे देखते पतली गली से निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अरे किसी ने टास बना रखा, किसी ने पास बना रखा, और ट्रस्ट बना रखे, और पैसे लेते हैं कंपनियों से और मौज उड़ा रहे हैं। उन्हीं का हवाई जहाज, उन्हीं के होटल, उन्हीं का खाना, उन्हीं का दाना, उन्हीं का पीना, उन्हीं का राशन, सब कुछ उन्हीं से मिल रहा। तो ये कोई इकरी सेट में जा रहा, कोई फिक्री सेट में जा रहा। ये सब धंधा जो है। सेट वाली सैलरी भी बता दीजिए। अब सैलरी आपकी कमेटी के जो चेयरमैन है एक सेट में है, ADG हैं। मैं उधर DG भी चला गया भैया। अरे यार, जो अभी तक DG चला गया, इन्हें क्यों रखे हैं? वो बाजार में से क्यों नहीं ले लेते? मेरी बात सुनो, वो ओपनली उन्हें क्यों नहीं ले लेते? जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में साइंटिस्ट हैं, प्राइवेट कंपनियों में बीच पे काम करते हैं, इन्हें क्यों लेते हैं?
क्योंकि इन्होंने उनके पर्सनल ऑब्लिगेटरी काम कर रखे हैं। काम कर आईसीआर के रिसर्च पे इतना पैसा लगता, दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है। मुझे कहने में खुशी होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, लेकिन तब मुझे दुख होता जब मुझे ये कहना पड़ता कि इस देश के साइंटिस्ट जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसको प्राइवेट कंपनियों को चोरी की तरह बेच के खाया जा रहा है, तो मुझे दुख होता है। आप कहेंगे कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दो तरह की बात कर रहा हूं, ये हकीकत है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। मुझे जो भी कुछ शिकायत है, गिला शिकवा है, वो किसी से नहीं है, वो सिस्टम की खराबी से है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। बस और सुन लीजिए ओम प्रकाश जी, इतनी खुली बात वही व्यक्ति कर सकता जो निस्वार्थ होगा, जिसको राजनीति में कोई स्वार्थ नहीं होगा, जिसे कोई लोभ लालच नहीं होगा। और अन्यथा तो हर आदमी डरता, किससे पूछ के तो देखो, कोई बोल के दिखाए जरा। ये पहली बात तो है कि करा क्या किसी ने, बताएगा क्या? बताओ मुझे, जो करा है वो बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो इसलिए डरेंगे, यार ऐसा ना हो कहीं वो पार्टी में प्रधानमंत्री नाराज हो जाएंगे यार। अरे मैंने तो इन्हीं प्रधानमंत्री जी के लिए 13 महीना तक गालियां खाई हैं, सच्चाई के लिए गालियां खाई हैं। मैंने सच्चाई की लड़ाई लड़ी प्रधानमंत्री जी की, जो 3 कानून बनाए थे। अरे बाजार खोलना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई अपराध थोड़ी है। क्या पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रहा? क्या बंगाल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? नहीं, बाजार खोलना, देखिए आप देखिए, मेरी बाजार बात खोलने सुनो। की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, मेरी मैं बात, किसान परिवार से मैं भी आता हूँ। आपके पास आपने बता रखा है। नहीं, आप बाजार खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी का खेल खेलने लग जाते हैं। टैरिफ बाउंड रेट, जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी का खेल खेलने लग जाती है सरकार, इसमें तो कोई फिर बाजार खोलने से क्या फायदा होगा? आज आप बाजार खोल दीजिए, लेकिन तय तो करिए कि भाई एमएसपी से कम नीचे नहीं आएगी मैं तो आपसे कीमत। मैं पहले आपको उसमें कहा है, आप भूल गए शायद। मैंने कहा है कि जो रिजर्व प्राइस होगा उससे कम पर कोई इंपोर्ट ना हो, टैरिफ बाउंड रेट से कंट्रोल करना पड़ेगा उसको, तभी देश चलेगा। चीजों को यही समझने की बात है। अरे हमारा इतना मरने गिरने का, उठने का, पटकने का, पटकाने का ये अनुभव यही सिखाया है कि आपको बचना कैसे है, आपको बचाना कैसे है, अपने देश को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो टैरिफ से आपको करना पड़ेगा। इन्हें कोई मतलब नहीं है जो नौकरशाही है। अच्छा, एक अजीब बात है कि वो ही IAS कल स्टील बिकवाएगा, आज वो बीज बिकवाएगा, परसों वो कपड़ा बिकवाएगा, फिर वो कोऑपरेटिव चलाएगा, फिर वो फार्मा चलाएगा, फिर वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री क्या क्या वो डेयरी वाला गया ना रक्षा सचिव बन के, तो मैं ये कह रहा डेयरी हूं, में था सीधे रक्षा तो सचिव। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से है नहीं। ना, आप रशिया को देखिए, वह क्या है कि वो एक सब्जेक्ट का मास्टर होता है, एक्सपर्टीज है, और उसी में वो चलता चाह। हमारे यहाँ भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्रेटरी है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम से होता है, ये है हमारे यहाँ भी। लेकिन हमारा कहना ये है कि ये मत समझोगे कि जो जॉइंट सेक्रेटरी जहाँ है वो एडिशनल सेक्रेटरी वहाँ, वो स्पेशल सेक्रेटरी वहाँ, वो सेक्रेटरी वहाँ रहने चाहिए। इनका ज़्यादा उठापटक करना ना, ये ठीक नहीं है। इन्हें एक्सपर्टीज दो। और इनसे देखिए, एक और मैं बताऊँ, आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, आपने आज तक किसी ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या काम कराया? मैं पूछता हूं, जब अमेरिका अपना मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर काउंसलर एग्रीकल्चर अपॉइंट करता है जगह जगह, हमने आज तक अपनी कितनी एम्बेसीज में हमने जो है अपने कमिश्नर अपॉइंट किए, जो एक्सपोर्ट कमिश्नर होते, और वो उस देश के उन्हें टारगेट दिया जाता, टारगेट के साथ, बिना टारगेट नहीं, टारगेट के साथ उनको वहां नियुक्त किया जाए, मिडिल ईस्ट में भेजा जाए, यूरोपियन कंट्रीज में भेजा जाए। कोई जरूरी है कि यूएस में ही सारा कुछ करोगे या चाइना में ही सारी दुनिया बड़ी है? मिडिल ईस्ट में भेजो, अफ्रीकन कंट्रीज में भेजो, यूरोपियन कंट्रीज में भेजो, उनको टारगेट दे के भेजो। क्या आप मिडिल ईस्ट में क्या है? मिडिल ईस्ट में सब्जियों का बाजार है, फ्रेश वेजिटेबल्स का खूब बाजार है। मिडिल ईस्ट में जो है अदरक का, सौंठ का, मसालों का, केरल का इतने मसाले हैं, बहुत बड़ा बाजार है। अब तो काली मिर्च हुआ, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी वो हो रही है। राजाराम त्रिपाठी हैं बेचारे, काली मिर्च पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों पे खूब सारा काम कर रहे हैं, हर्बल पे भी। तो ये चीज़ों टारगेट फिक्स करके दीजिए। या क्या है, रिटायर हुए नहीं, पहले जुगाड़ कर लिया। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं ना, वो वहीं सेटिंग कर लेते हैं। अरे अभी तो मैं डेपुटेशन पे हूँ, डेपुटेशन खत्म होने से पहले मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसमें जंप कर जाऊंगा। तो वो क्यों ले लेंगे? क्योंकि उनकी इंटरेस्ट
मैंने एक आर्टिकल लिखा है, इसी में छपा है। मेरा एक आर्टिकल छपा था, कम्बैट लॉ मैगजीन है, बॉम्बे से छपती है, लीगल, उसमें जजेस, उसमें गेट इट गॉट इट, गेट इट गॉट इट, पढ़ लेना। इसमें उसमें नाम दिए मैंने नाम खोले हैं, मोन्टेक सिंह से लेके और तमाम लोगों के नाम उसमें खोले हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। आज भी ब्यूरोक्रेसी उसी रास्ते पे। नहीं, अब मैं क्या कहूँ, 5 उंगली तो बराबर नहीं होती हाथ में, अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं क्या। अच्छे भी हैं। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं देवेश चतुर्वेदी, जो आज हैं, इतने बढ़िया आदमी हैं और हर चीज को समझते हैं और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की उनके हर समय इच्छा रहती है। वो इतना बढ़िया सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मिलना, ये सौभाग्य है हम लोगों का, देश का, कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया जिम्मेदार अधिकारी को लगाया। वो यूपी में एपीसी भी थे, तो उनको तमाम चीजों की जानकारी है। एग्रीकल्चर की उनको बहुत लंबा अनुभव है, बहुत अनुभव है उनको। पहले भी जीएस रहे तो सेक्रेटरी तो संजय अग्रवाल भी रहा, लेकिन पता नहीं कौन सा अनुभव है, कैसा अनुभव है, अब ये सोचने की बात होती है। सवाल ये हो रहा है कि रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे यार, रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? रिपोर्ट का हम सबको इंतजार है। हमें तो तुमसे पहले इंतजार है। और चौधरी साहब का एक जो उसमें एक सपना है रिजर्व प्राइस का, कि रिजर्व प्राइस जो है वो हो और किसानों को एक सुनिश्चित दाम मिले, कि इससे नीचे उनका दाम नहीं जाएगा, ताकि किसान घाटे में ना जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जो चीज़ें, कैपिटल गेन जो टैक्स है वापस हुआ, और इसके अलावा जो सीड बिल पे लड़ाई लड़ी, और इसके अलावा जो गन्ने को लेकर के, गन्ने किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी, उस पे तमाम कहानियाँ चौधरी साहब के पास हैं। अब मेरी उम्मीद है और मेरी शुभकामनाएं भी है कि ये जो रिजर्व प्राइस का जो आपका सपना है वो पूरा हो। और मैं आपका जो तेवर है मैं उसको जानता हूँ कि बिना इस रिजर्व प्राइस के मुझे जो जानकारी है कि आप इसको नहीं होने देंगे। और रिजर्व प्राइस जब तक सरकार नहीं घोषित करेगी तब तक कोई इस रिपोर्ट को आने का कोई मतलब नहीं होगा। चौधरी साहब का ये बिल्कुल स्पष्ट वो है, और उस पर साइन नहीं करेंगे, चौधरी साहब ने पहले ही घोषणा कर दी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बातचीत है हमारी, ये पूरा जो चौधरी साहब ने अपना पूरा किस्से बताए हैं, जो अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ और भी जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ, वो आपको अच्छा लगेगा। और अगली कड़ी में हम फिर और किसी और शख्सियत से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और इस किताब में, पेंगुइन ने एक जो किताब छापी है, इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत जानकारी वाली चीज़ें हैं, तो आप अलग से भी इसको लेकर के और पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।